हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और आप सभी को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक आपके विद्यालय के समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो हिंदी माध्यम का चैनल है और हिंदी माध्यम का चैनल आप सभी विद्यार्थियों को आपके जितने भी विषय हैं वो पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। तो आप अपने स्कूल की सारी पढ़ाई यहां पर कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। बस आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई करते रहना है, इन वीडियोस को पूरा देखना है। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कक्षा 12वीं में है, अध्याय नंबर 2, उसकी विविध प्रश्नावली के बारे में। विविध प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक सवाल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, तो समय भी लगेगा इनको समझने में और समय के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें यहां देखने भी वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विविध प्रश्नावली के बारे में। और विविध प्रश्नावली के अच्छे अच्छे सवाल हम सारे ही डिस्कस करेंगे, अच्छे हो या बुरे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि सारे ही सवाल अच्छे होते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर, तो प्रश्न ये है कि कॉस का प्रतिलोम, सुनना ध्यान से, मेन मुद्दे की बात है कि कॉस का प्रतिलोम कॉस 13 पाई बटा 6 क्या होता है। लेकिन समस्या यह है कि जब मैं कॉस के प्रतिलोम को कॉस थीटा लिखता हूं या कॉस का प्रतिलोम कॉस थीटा बराबर थीटा लिखता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात होती है कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ना 0 से छोटा ना पाई से बड़ा। ठीक है, तो इस केस में क्या ये 13 पाई बटा 6 0 और पाई के बीच में है? नहीं है। 13 पाई बटा 6 0 और पाई के बीच में नहीं है। 13 पाई बटा 6 फिर कहां है? ये देख लो, 13 को 6 से भाग दे के देख लो ना, क्या ये 0 और पाई के बीच में दिख रहा है? ये 2 पाई के आसपास है, मतलब 2 पाई से भी बड़ा है। 13 को अगर 6 से भाग दोगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 2 दशमलव कुछ कुछ पाई जो 2 पाई से तो बड़ा है, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इस 13 पाई बटा 6 को सरल करने की कोशिश करूंगा। मैं इस कॉस 13 पाई बटा 6 को इस प्रकार लिखूं कि ये कॉस थीटा बने, लेकिन वो जो थीटा हो वो 0 और पाई के बीच का कोण हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा कॉस, ये जो 13 पाई बटा 6 है इसे लिखा कॉस 13 पाई बटा 6 को मैं लिख सकता हूं क्या? सुनना ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं इसे 2 पाई या 13 पाई को ऐसे लिख दो 12 पाई प्लस पाई। हाँ, ये बात भी सही है। तो क्या इसे लिख सकते हैं कॉस, देखना 12 पाई बटा 6 को तो लिख दिया 2 पाई और ये पाई बटा 6। और अगर आपको एक छोटा सा सूत्र याद हो, 6 से अलग कर दिया 12 को 2 बार। सूत्र ये होता है कि कॉस के अंदर, कॉस क्या, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कितना होता है? कॉस थीटा। तो अगर ये कॉस थीटा है तो क्या मैं लिख दूं कि ये कॉस पाई बटा 6 आया? बिल्कुल आया। तो ये कितना? कॉस पाई बटा 6। तो ये जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार बन गई, कॉस का प्रतिलोम कॉस पाई बटा 6 और कॉस का प्रतिलोम कॉस पाई बटा 6 उस वाले फॉर्मूले से आ गया पाई बटा 6। फाइनल आंसर, बिना किसी समस्या के। याद रखना है ये चीजें ना, थोड़ी काम की है, बहुत ज्यादा काम की है वैसे तो। चलिए यहां से प्रश्न होता है समाप्त, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, tan का प्रतिलोम tan 7 पाई बटा 6। अब जब tan परिभाषित होता है ना ऐसे ही कि जब मैं लिखता हूं tan का प्रतिलोम tan थीटा, tan का प्रतिलोम tan थीटा जब लिखा जाता है तो tan का प्रतिलोम tan थीटा थीटा होता है जब थीटा माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में होता है। अगर ऐसा होगा तो ही बात होगी। अब अगर ये माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में होता है तो इस केस को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये ऐसा होता है तो क्या 7 पाई बटा 6 माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी बात कि 7 पाई बटा 6 जो यहां लिखा हुआ है ये इस अंतराल में नहीं है। अगर होता तो आपसे सवाल पूछते ही नहीं, वैसे तो इस अंतराल में है नहीं वैसे तो ये। अब अगर इस अंतराल में नहीं है तो क्या करेंगे? तो इस अंतराल में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 7 पाई बटा 6 को 6 पाई प्लस पाई बटा 6 लिख सकते हैं क्या?
आपको कुछ नहीं करना यार, इसे ऐसे तोड़ना है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई जो ऊपर लिखा है ना वो अलग हो जाए। जैसे ये 7 पाई बटा 6 वास्तव में पाई प्लस पाई बटा 6 है। अब इस केस में 10 पाई बटा 6 कितना हो जाएगा फिर? 10 7 पाई बटा 6 का मतलब ये हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई बटा 6। और एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या कि 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा, तो ये कितना हो गया? 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा, तो ये कितना हुआ? 10 पाई बटा 6। और जैसे ही आपने इसे 10 पाई बटा 6 लिखा, ये सवाल हो चुका 10 का प्रतिलोम 10 पाई बटा 6, और 10 का प्रतिलोम 10 पाई बटा 6 वास्तव में पाई बटा 6। सो फाइनल आंसर इज पाई बटा 6। अगेन देख लो, अगर कोई समस्या है तो बता सकते हो। चलो यार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। सिद्ध कीजिए कि 2 साइन का प्रतिलोम 3/5 बराबर 10 का प्रतिलोम 24/7 है। तो यहां पर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं पता साइन के प्रतिलोम वाले, तो आपको साइन को 10 में बदलना होगा, है ना। अपन ये जो 2 साइन का प्रतिलोम है ना, इसको 2 10 के प्रतिलोम में बदलने जा रहे हैं। वो कैसे बदलेंगे? तो हमने सबसे पहले माना इस सवाल में, क्या माना? साइन का प्रतिलोम 3/5 बराबर थीटा मान लेता हूं। तो यहां से इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। अब अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा बड़ा सा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में एक कोण को थीटा लिख दो। साइन थीटा क्या होता है? P बटा B या P बटा H? P बटा H। P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण। तो P बटा H तो आपके सामने है। उसके बाद आपको B निकालना होगा। B कैसे निकालेंगे? तो अगर यह पता चल जाए तो आपका काम हो जाए, जिसे कहा जाता है B निकालने के लिए छोटी छोटी विधि है कि आपके सामने अगर ये त्रिभुज जो है वो समकोण है, तो ये पता है हमें, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं कि h का वर्ग बराबर p का वर्ग b का वर्ग। अब यार h का वर्ग, अब देखो सीधा सीधा p को 3 ले सकते हैं, तो p को तो 3 ले सकते हैं, h को लिख सकते हैं 5, तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग, जहां से b मिल जाएगा 4। अगर b 4 मिला, थीटा को आपने 3/5 साइन का प्रतिलोम माना, क्या आप यहां से 10 थीटा निकाल सकते हैं? आपको यहां 10 चाहिए ना, 10 थीटा निकालो। 10 थीटा क्या? p बटा b, p बटा b। अगर p बटा b 10 थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 थीटा बराबर p के बारे में जानकारी है 3 और b के बारे में जानकारी 4, तो 3/4 इतना ही है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपने इस थीटा को लिख दिया कुछ इस प्रकार से, 10 का प्रतिलोम 3/4, लेकिन थीटा तो साइन का प्रतिलोम 3/5 था। तो क्या आप लिख सकते हैं, अगर यह समीकरण 1 कह दो, यह समीकरण 2 कह दो, तो 1 एवं 2 से क्या लिखा जा सकता है कि साइन का प्रतिलोम ही, या साइन का प्रतिलोम ही 3/5, 10 का प्रतिलोम 3/4 है। हां, ये तो अपन लिख सकते हैं। अब इतना होने के बाद मैं 10 का प्रतिलोम जो सूत्र है उसकी तरफ बढ़ता हूं। सवाल में आपको बोला है कि 2 साइन का प्रतिलोम 3/5 कितना, इसको सिद्ध करना है। तो ये वास्तव में 2 10 का प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें बराबर है, 3/4। 2 10 का प्रतिलोम 3/4 और ये दोनों भी बराबर है। अब इसके बाद हम छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसा है, इस केस में सूत्र जो है वो ऐसा है कि अगर मैं लिखना चाहूं 2 या 10 का प्रतिलोम 2x, तो इसे 10 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या इसे लिखा जा सकता है 2 10 का प्रतिलोम 3/4 बराबर 10 का प्रतिलोम 3/4 का डबल, ऊपर 2x है, फॉर्मूले को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना,
3/4 का डबल और यहां पर 1 माइनस 3/4 का वर्ग। तो क्या ये मिल जाएगा 10 का प्रतिलोम? ये आ जाएगा 3/2। यहां पर देख लो एक बार, यहां पर तो मिलेगा 3/2 और 3/4 का अगर लघुत्तम लोगे तो ये मिलेगा 16 माइनस 9/16। 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 से काट देगा, तो यहां पर तो बचा 10 का प्रतिलोम 16 गुणा 3/2 बटा 16 में से 9 गए तो 7, 2 से 16 कटा 8 बार, 8 का 3 में गुणा 24। तो सवाल हुआ समाप्त। 10 का प्रतिलोम 24/7 इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब है। चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो ध्यान रख लो। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। प्रश्न होता है समाप्त, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 समाप्त। चौथे सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सिद्ध कीजिए कि साइन का प्रतिलोम 8/17 प्लस साइन का प्रतिलोम 3/5 बराबर 10 का प्रतिलोम 77/36। वही प्रश्न, वही सब कुछ, उसी के जैसा। यहां पर भी आपको साइन के प्रतिलोम 8/17 को 10 का प्रतिलोम में बदलना पड़ेगा और साइन के प्रतिलोम 3/5 को भी 10 के प्रतिलोम में बदलना पड़ेगा और उसके बाद 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y का सूत्र लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। हम दो चीजों को मान लेते हैं कि माना साइन का प्रतिलोम 8/17 जिसे आप x कह सकते हैं या अल्फा कह दो, ठीक है, और साथ साथ में इसे यहां मान लेता हूं क्योंकि अभी तो बहुत लंबी कहानी है। तो साइन का प्रतिलोम 3/5 को मैं बीटा मान लेता हूं। अब क्या है, अब कुछ नहीं, आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं, ये 3/5 नहीं 13 है, 13 नहीं मतलब 3/5 है ना, दिखने में ऐसा लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुली इसे 3/5 यहां लिख देता हूं। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि साइन अल्फा बराबर कितना 8/17, ठीक है, साथ ही साथ इसे लिख सकते हैं साइन बीटा बराबर 3/5। दो त्रिभुज बनाइए, उन दोनों त्रिभुज में अल्फा और बीटा नाम के कोण बनाइए। दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे दिखें, बस आपको समकोण त्रिभुज दिख जाने चाहिए, ये ऐसा, ये ऐसा। अब किसी भी त्रिभुज में समकोण के सामने जो भुजा होती है उस कोण के सामने, मतलब जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर ये बीटा मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, तो बीटा के सामने या इसके सामने की जो भुजा है वो P है, ये B होती है और ये H होती है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, और टेन थीटा P/B। तो साइन थीटा P मतलब इसके सामने की भुजा P होनी चाहिए जो कि 8 है और जिससे भाग दोगे वो 17। सेम चीज यहां पर 3/5। अब जब मैं इसके बारे में एक बातें करता हूं कि ये कितना आएगा, तो इसको निकालने का तरीका, अगर आप इसे B कहते हैं तो पाइथागोरस नाम की प्रमेय होती है जो हर सूत्र में या हर त्रिभुज में, जो कि बेसिकली समकोण त्रिभुज होता है, इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर इसे अप्लाई किया जा सकता है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि h का वर्ग मतलब 17 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस b का वर्ग, 17 का वर्ग बराबर या 289 बराबर 64 प्लस b का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा 28, 2, 2, 5 बराबर b का वर्ग, b का मान 15। तो b जो है यहां से आया 15। दूसरे केस में अगर यही काम मैं यहां पर करता हूं तो मुझे मिलेगा 5 का वर्ग, इसे b मान लेते ना यहां पर, ये दूसरा वाला b है, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग, जहां से b का मान आ जाएगा 4। ये कक्षा 7वीं से आप लोग इस चीज को निकाल रहे हो। अब अगर मैं इस त्रिभुज में tan अल्फा निकालने जाऊं, कितना, tan अल्फा, तो tan अल्फा बड़ी सिंपल सी चीज है, P/B।
मतलब इस अल्फा कोण के सामने 8 और बी का मान आया 15, तो 8/15। और tan बीटा निकालने जाऊं तो यहां से अल्फा को लिख सकते हैं ना, tan का प्रतिलोम 8/15। हां, इतना तो ठीक है। और वहीं पर अगर मैं tan बीटा निकालने जाऊं, ये वाला कोण, तो tan बीटा कितना, 3/b, b मतलब 4। तो यहां से बीटा को लिखा जा सकता है tan का प्रतिलोम 3/4। अभी समझना बात को, आपने अल्फा को साइन का प्रतिलोम 8/17 कहा था और बीटा को साइन का प्रतिलोम 3/5 कहा था, है ना? ठीक है। चूंकि अल्फा बराबर साइन का प्रतिलोम 8/17, ठीक है, एवं बीटा बराबर साइन का प्रतिलोम 3/5, ये दो चीजें आपके पास थी, लेकिन इनको तो आपने सरल यहां से किया ना, 8/15 और 3/4। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं फिर से इस केस में कि ये जो है ना साइन का प्रतिलोम 8/17, ये बराबर है tan का प्रतिलोम 8/15। साथ ही साथ ये जो है ना साइन का प्रतिलोम 3/5, ये वास्तव में बराबर है tan का प्रतिलोम 3/4 के। बात तो सही है। तो सवाल में आपको बोला है कि साइन का प्रतिलोम 8/17 प्लस साइन का प्रतिलोम 3/5 को आप क्या लिखेंगे, तो साइन का प्रतिलोम 8/17 प्लस साइन का प्रतिलोम 3/5 बराबर होना चाहिए tan का प्रतिलोम 8/15 प्लस tan का प्रतिलोम 3/4। और यहां पर आता है सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या आता है, tan का प्रतिलोम a प्लस tan का प्रतिलोम b। तो tan का प्रतिलोम a प्लस tan का प्रतिलोम b का सूत्र क्या होता है, याद है क्या आप लोगों को? याद तो होना चाहिए। अब प्रश्नावली मतलब आखिरी है अपनी ये, तो अगर आपने पुराने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये सूत्र आसानी से याद हो गए होंगे। tan का प्रतिलोम x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, जहां एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा है, मतलब जो गुणा होना चाहिए x और y का वो 1 से छोटा होना चाहिए। आप इसे x मानो, इसे y मानो, इसे x मानो, इसे y मानो, फर्क नहीं पड़ता। तो गुणा करके देख लो 8/15 और 3/4 का। तो 8/15 का गुणा यदि 3/4 में किया जाए तो यह आएगा 6/15, और 6/15 1 से छोटा है। 4 का 2 में कटेगा, मतलब 6/15 भी क्यों, 3/5 है ना, 3 से और काट दो, 5 3 15, 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो अपन वो वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो ये वास्तव में ऐसा बनेगा, tan का प्रतिलोम 8/15 प्लस 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 tan का प्रतिलोम 3/4 1 माइनस 8/15 3/4। अब यार ये 24 और ये वहां पर, मतलब कैलकुलेशन छोटे छोटे हैं जो आपको खुद ही करने होंगे, मैं कर तो देता हूं यहां पर। 8 चौक 32 और 45 वहां पर, डिवाइडेड बाय 60 माइनस 15 चौक 60 और ये 8 3 24 यहां से घट जाएगा। तो 32 प्लस 45 77 होता है। तो ये तो मिला tan का प्रतिलोम 77 ऊपर, 64 में से 60 में से 24 गए तो 36। क्या हमें यही लेकर आना था, 77/36? 77/36 बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा उद्देश्य था और हम पूरा कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 4 भी यहां से समाप्त होता हुआ। तो जब भी ऐसी जानकारी हो, हालांकि साइन का प्रतिलोम x प्लस साइन का प्रतिलोम y का सूत्र भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती ट्रूली। चलिए यार बात समाप्त करते हैं।
सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब सेम सवाल, लगभग जो पुराना सवाल था ना उसको फोटोकॉपी की उनने। 5वें सवाल, चौथे और 5वें सवाल में कोई अंतर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बात सेम है। अगर त्रिभुज भी बनाओगे ना, जैसे मैं इस वो 5वें वाले सवाल की सिचुएशन को, चौथे वाले सवाल की सिचुएशन को पूरा लेकर आता हूं यहां पर। तो जब ऐसा त्रिभुज था तो यहां 3 4 5 है, ठीक है। 8 17 की जगह इन लोगों ने 12 13 कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो बस करना वही है, 10 बनाना और कुछ नहीं बनाना। इसे कॉस के प्रतिलोम को 10 बनाना और कुछ भी नहीं बनाना, इससे ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, दो चीजें यहां पर फटाफट मान लेते हैं। माना कॉस का प्रतिलोम 4/5 बराबर अल्फा, और साथ ही साथ एवं कॉस का प्रतिलोम 12/13 बराबर बीटा। दो अपन ने ऐसे छोटे छोटे कोण मान लिए। अब इन कोणों में अपन ने दो त्रिभुज बनाए कि अल्फा वाला त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जो कि समकोण है, और बीटा वाला त्रिभुज भी ऐसा हो जाना चाहिए जो कि समकोण है। कॉस क्या होता है? तो त्रिभुज सबसे पहले, अगर समकोण आपको याद है, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको P, B और H भी पता होगा। साथ में यह भी पता होगा कि कॉस थीटा होता क्या है, B/H। अगर ये B/H होता है तो इस केस में अगर इस त्रिभुज में आप इसे P बोलते हो, इसे B बोलते हो और इसे H तो आपको बोलना ही है। समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा H बोला जाता है। कोण के, जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा P होती है, और जिस पर यह टिका होता है उसको B बोलते हैं। तो अगर यहां से बात की जाए, उस सूत्र से कंपेयर किया जाए, तो B/H यहां 4/5 है, तो क्या B का मान 4 और H का मान 5 लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। यहां पर भी B का मान 12 और H का मान 13 लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? अब आफ्टर दैट हम P कैलकुलेट करने जा रहे हैं। P कैसे निकालें? तो P निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है ना। तो यह सूत्र की मदद से मैं H का वर्ग निकालूं, जो कि होना चाहिए P का वर्ग प्लस B का वर्ग। तो यहां से H का वर्ग तो 5 का वर्ग, P का वर्ग नहीं पता, B का वर्ग 4 का वर्ग, तो यहां से आपको P बराबर 3 मिल जाएगा, है ना। और यही केस में यहां पर करूंगा कि H का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस B का वर्ग। H का वर्ग तो 13 का वर्ग है, P के वर्ग के बारे में जानकारी नहीं, B का वर्ग 12 का वर्ग, तो P बराबर 5 मिल जाएगा। अब दोनों केस का P अलग अलग है। अगर मैं बात करूं यहीं पर, यहां पर tan थीटा निकालूं, तो tan थीटा कितना होता है? tan थीटा का भी एक सूत्र होता है हर सवाल में, मतलब हर त्रिभुज में, अगर त्रिभुज समकोण है तो P/B। तो P और B, P का मान 3, B का मान 4। तो यहां अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो वो आएगा 3/4, बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर मैं tan बीटा निकालूं तो वो कितना आएगा? tan बीटा आएगा, बीटा का मान 12, तो 5/12। P का मान 5 है, B का मान 12 है। तो tan अल्फा और tan बीटा आपके सामने है। अगर tan अल्फा और tan बीटा आपके सामने है तो आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना? अगर यहां से निकालो तो अल्फा का मान tan का प्रतिलोम 3/4 और बीटा का मान tan का प्रतिलोम 5/12। अल्फा और बीटा दोनों कोण आपके पास है और ये दोनों आप यहां से देख सकते हैं। अब ये अल्फा तो कॉस का प्रतिलोम 4/5 और बीटा तो कॉस का प्रतिलोम 12/13 था। तो इस प्रश्न में जहां पर आपको बोला गया है कि कॉस का प्रतिलोम 4/5 प्लस कॉस का प्रतिलोम 12/13, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस का प्रतिलोम अल्फा की जगह, या कॉस का प्रतिलोम 4/5 की जगह tan का प्रतिलोम 3/4, कॉस का प्रतिलोम 12/13 की जगह tan का प्रतिलोम 5/13। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां से मिलता है tan का प्रतिलोम 3/4 प्लस
10 का प्रतिलोम 5/12, और यहां से फिर हम 10 का प्रतिलोम a गुणा 10 के प्रतिलोम b के सूत्र को याद करते हैं। क्या होता है ये सूत्र? ऐसा कुछ होता है ना, और अगर ये ऐसा होता है तो ये कब होता है? जब x गुणा y, मतलब ये जो दोनों संख्या यहां लिखी है इनका गुणा 1 से छोटा हो। x का मान यहां 3/4, y का मान 5/12, तो 15/48, 1 से छोटा ही है यार, बहुत छोटा 1 से ये है ना। 15/48 का 3 से काटोगे तो कट भी जाएगा, 5/12, कोई दिक्कत नहीं, छोटा 1 से अपन ने देख लिया। अगर 1 से छोटा है तो फॉर्मूले लगा दो, वही फॉर्मूला आपके सामने। तो अपन ने देखा ये कितना, 10 का प्रतिलोम 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। अब इसे सिंपल करना है यार, और कुछ नहीं करना है ना। 12 को 3 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 12 36, तो 36, 5 का 4 में गुणा किया तो 20, 12 को यहां पहुंचाया तो 48 माइनस 15, 36 को 20 में जोड़ा तो 56, 56 बिल्कुल सही है, और 48 में से 15 गया तो 33। क्या यही जवाब था? ओ, ये जवाब नहीं है, जवाब कॉस के रूप में है। ये 10 का प्रतिलोम 56/33 है। अभी आपके सामने जवाब नहीं आया है, जवाब आने में अभी समय है। समय क्यों है? क्योंकि ये जो जवाब है इसमें 56/33 तो ठीक है, आपको 10 जवाब हो सकता था, लेकिन आपको जो जवाब देना है वो कॉस के रूप में देना है। कॉस का प्रतिलोम 33/65। अब ये अलग कहानी है। तो अगर ये अलग कहानी है तो आपका ये आंसर तो है, इस आंसर को आपको कॉस के रूप में बदलना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि 10 का प्रतिलोम मैंने जो निकाला है, 10 का प्रतिलोम 56/33 वास्तव में कॉस के प्रतिलोम के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपने फिर से इसे थीटा मान लिया कि चलो ये कोण जो है वो थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं tan थीटा का मान इस केस में 56/33 होगा? बिल्कुल होगा। एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसा, समकोण त्रिभुज बोलते हैं ऐसे त्रिभुज को, है ना। ऐसा एक त्रिभुज है जो समकोण है, ये समकोण का मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री, ठीक है। और इस केस में जब tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा का मतलब p/b होता है। अगर इस वाले त्रिभुज कोण के बारे में बात करोगे तो इसका p ये है और इसका b ये है, तो सीधी सीधी बात है, p का मान 56 होना चाहिए और b का मान 33 होना चाहिए। तो आपको चाहिए h, क्योंकि cos थीटा बिना h के तो नहीं निकलेगा। cos थीटा क्या होता है यार? cos थीटा होता है b/h। तो अगर h पता हो तभी ना मैं b निकालूंगा। तो h निकालने की विधि क्या है? h निकालने की विधि है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब h का वर्ग जो है वो p का वर्ग और b का वर्ग होना चाहिए। अब p का और b का वर्ग निकाला जाए, है ना। p मतलब 56, तो h का वर्ग मिलेगा 56 का वर्ग प्लस 33 का वर्ग। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करते हैं, 33 गुणा 33, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 9 18 10, मतलब ये तो आ जाएगा 1089। 56 गुणा 56 भी करना पड़ेगा, है ना। तो 56 गुणा 56 भी किया जाएगा, तो 6, 5 6 30 और 3 33, या 5 6 53 नहीं 33 होगा ना, हाँ 30 और 3 बिल्कुल, 5 6 30 हासिल 3, 25 और 3 28, तो ये मिला 6, ये 3, ये 11 और ये 3, तो ये मिला 31 36। क्या मैं सही हूं? एक बार ऐड करके देख लेते हैं।
तो h का वर्ग मिला 3136 प्लस 1089। तो यहां से h का जो वर्ग है वो मिलना चाहिए कितना, 6 को 9 में जोड़ा तो मिला 15, हासिल 5, 8 3 11, 15 नहीं हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, हासिल 1, 1 और 1 2 और ये मिला 4, 42 25। अब अगर 42 25 का वर्गमूल निकालना है कि 42 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी संख्या के आखिरी में 25 हो और यह पता करना हो कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि 42 25 में सबसे पहले 25 को उड़ा दीजिए, 25 की वजह से 5 लिख दो, आंसर में तो आएगा। अब बचा जो है 42, 42 को दो क्रमागत संख्या के गुणा में लिखो। क्रमागत संख्या मतलब जैसे 42 होता है 7 गुणा 6 होता है ना, होता है। अब 7 गुणा 6 में दोनों में छोटा कौन है, 6 की 7 6, तो यहां लिख दिया 6, बस 65 आंसर है अपना। तो ये आ जाएगा h का मान 65। तो भाई साहब h का मान कितना, 65। अगर h का मान 65 तो cos थीटा कितना, cos थीटा क्या होता है, b बटा h, b मतलब 33, h मतलब 65, ये आया 65 फाइनली। तो थीटा कॉस के रूप में कैसे निकलेगा, थीटा बराबर कॉस का प्रतिलोम 33 बटा 65, और ये थीटा था क्या, थीटा था tan का प्रतिलोम 56 बटा 33, जो कि आया 65 बटा या 33 बटा 65। तो ये मिल जाएगा कॉस के रूप में, कॉस का प्रतिलोम 33 बटा 65। क्या यही हमें सिद्ध करना था, हाँ हमें यही सिद्ध करना था। सिद्धम मतलब आंसर हो चुका भाई साहब सॉल्व। ठीक है, चाहो तो सवाल को एक बार फिर से देख सकते हो शुरू से लेके आखिरी तक। सबका पहले जो कॉस कॉस दिया था उसे हमने 10 में बदला, बहुत जरूरी था इसीलिए। 10 में बदलने के बाद हमने सूत्र लगाया 10 का प्रतिलोम a प्लस 10 का प्रतिलोम b, और वो सूत्र लगाने के बाद जवाब जो आया वो 10 के प्रतिलोम में आया। अगर ये होता तो आंसर आ चुका होता, लेकिन हमें आंसर को कॉस के रूप में बदलना था, तो हमने फिर इतनी मेहनत की और 10 के प्रतिलोम को कॉस के प्रतिलोम में बदल कर देखा। इतना करने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए यार मूव करते हैं अगले सवाल पर। कॉस का प्रतिलोम 12 बटा 13 प्लस साइन का प्रतिलोम 3 बटा 5 बराबर साइन का प्रतिलोम 56 बटा 65। सेम सवाल है, पुराने सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, सच बताऊं मैं कुछ भी अंतर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सवाल में डिफरेंस है तो आप देख लो एक बार, ये 5वां सवाल है और ये 4था सवाल है। यहां कॉस का प्रतिलोम 12 बटा 15 था, 12 बटा 13, तो यहां पर भी कॉस का प्रतिलोम 12 बटा 13, कॉस का प्रतिलोम 4 बटा 5, तो ये साइन का प्रतिलोम 3 बटा 5 है। अंतर सिर्फ इतना है। तो क्या करें, देखो कॉस का प्रतिलोम 4 बटा 5 और साइन का प्रतिलोम 3 बटा 5 भी बराबर ही है। मतलब अगर मैं पुराने वाली चीज को यहां ले आऊं तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको कॉस की जगह साइन के प्रतिलोम के बारे में बात कर लेनी बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर इसको मैं साइन के प्रतिलोम को 3 बटा 5 को अल्फा लिख दूं इस वाले सवाल में, देखना इतना अगर मैं कर देता हूं तो यहां पर आपके सामने b का मान पहले नहीं मिलेगा, आपको पहले p का मान मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है p बटा b या p बटा h। तो p का मान आपको 3 मिलेगा, मिला। मैं इसलिए सवाल को ऐसे कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि सवाल सारे एक जैसे ही हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। अगर एक कर लिया तो सारे हो गए। p बटा 3 मिला, ठीक है। h का मान 5, क्या आप यहां से b निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगभग वही का वही जो पहले था, p का मान तो 3 का वर्ग और b का मान नहीं पता, तो b का वर्ग यहां से आपके सामने b बराबर आ जाएगा 4। देख लो, अगर b बराबर 4 है तो 10 जो है वो 3 बटा 4, 10 3 बटा 4, तो अल्फा का मान अभी भी 10 का प्रतिलोम 3 बटा 4 और बीटा का मान अभी भी 10 का प्रतिलोम 5 बटा 12। मतलब इसके बाद सवाल सेम ही है। कब तक, जब तक आप आगे ना बढ़ो। ऐसा कुछ था, ये आपने इसकी जगह साइन का प्रतिलोम लिख दिया, बस यहां पर आ चुका साइन का प्रतिलोम 3 बटा 5। बाकी चेक करो, इसको हटाता हूं इस सवाल से।
अब इतना सब कुछ सेम है, हमने यहां से कोई परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद जब हम अगली स्लाइड पे गए थे तो हमने यहां कॉस का मान निकाला था, हमें सवाल में साइन के रूप में आंसर करना है। तो अगर हमें साइन के रूप में आंसर करना है तो वो बात की बात है, बाकी कहानी तो सेम होगी ना, एच निकालना पड़ेगा। मेन मुद्दे की बात यह है, और आपने एच तो वही विधि है कि एच वैसे ही निकालना जैसे अभी निकाला, पूरा सब कुछ सेम है, बस उसके बाद आपको यहां निकालना पड़ेगा साइन थीटा। अब आपने निकाल लिया साइन थीटा, तो सर साइन थीटा कितना, तो साइन थीटा जो है वो P बटा एच होता है, बिल्कुल P बटा एच होता है। तो यहां से साइन थीटा का जो मान है, P का मान 56 है, तो 56 बटा 65, और थीटा को आप लिख सकते हो साइन का प्रतिलोम 56 बटा 65। अब 56 बटा 65 आपके सामने लिखा है, थीटा जो है वो 56 बटा 65 हो गया साइन के रूप में। तो आपका जो जवाब है वो साइन के रूप में हो जाएगा, ना कि कॉस के रूप में होगा। अभी यही आंसर है, छठे सवाल में यही सिद्ध करना था, साइन का प्रतिलोम 56 बटा 65। कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 5 में कोई चेंज नहीं। सातवां देख लेते हैं क्या, सातवां भी ऐसे ही है। तो सातवें में 10 का प्रतिलोम 63 बटा 16 को साइन का प्रतिलोम 5 बटा 13 और कॉस का प्रतिलोम 3 बटा 5 बताना था। फिर वही सवाल है, ठीक है, आपको साइन का प्रतिलोम 5 बटा 13 दिया है और कॉस का प्रतिलोम 3 बटा 5 दिया है। सवाल में कोई भी परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। सब कुछ हमने वैसे ही लिखा कि चलो सब कुछ वैसे ही है। सवाल नंबर 7 है, ठीक है, हमने साइन के प्रतिलोम 3 बटा 5 को अल्फा माना, तो यहां से इसका tan अल्फा जो, अच्छा यहां साइन की जगह कॉस दिया है भाई लोगों ने, ठीक है। इस सवाल में थोड़ी थोड़ी जो चीजें परिवर्तित है वो ये है कि यहां साइन डेटा चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। इस वाले केस में 3 बटा 5 की जगह इन्होंने नई कहानी दी है, मतलब वो जो कहानी है वो अलग है थोड़ी सी। जैसे इस वाले के बारे में बात करते हैं, सवाल उसके बाद पूरा समान है, चिंता की बात नहीं है। अगर आप इसे बीटा कहते हो तो ये बीटा कोण कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा, चीजें थोड़ी सी बदलेगी और कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो साइन वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा 5 बटा 13 दिया है आपको, तो इससे साफ साफ बात है कि P तो 5 है और H 13 है। तो अगर P 5 और H 13 है तो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस B का वर्ग, तो यहां से B आ जाएगा 12, और अगर B 12 आया तो 10 क्या होता है, P बटा B, P तो वैसे ही 5 था तो ये मिला 5 बटा 12। तो सवाल में जो 10 अल्फा 3 बटा 4 हो रहा था उसकी जगह 10 बीटा 5 बटा 12 हो रहा था, तो सवाल में अल्फा की जगह बीटा हो चुका है और बीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, देख लो, और कुछ नहीं है। यहां पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो कॉस का प्रतिलोम 3 बटा 5 है, बिल्कुल 3 बटा 5 है। तो यहां से आपने लिखा कि इस केस को अगर ध्यान से रखा जाए, कॉस जो है वो 3 बटा 5 है, या कॉस के प्रतिलोम 3 बटा 5 को हम लोग बीटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि B जो है वो 3 है और H जो है वो 5 है। अगर B 3 है H 5 है तो क्या मैं लिख दूं 5 का वर्ग प्लस B के बारे में पता नहीं, लेकिन ये 3 का वर्ग, तो P यहां से 4 आ जाएगा, तो 10 बीटा P बटा B, तो ये आ जाएगा 4 बटा 3। ये थोड़ी सी चीज चेंज हुई है, 3 बटा 4 की जगह 4 बटा 3, ये मिला बीटा का मान। बस ये बाकी चीजें और सभी वही थी, यहां मान बदले वहां मान बदले, चीजें आती गई। अब 10 बीटा का मान आपको 4 बटा 3 मिला। अगर 10 बीटा का मान 4 बटा 3 मिला तो इस प्रश्न में यहां चीजें बदली, यहां तो लिखा है साइन का प्रतिलोम, सुनना, यहां लिखा है साइन का प्रतिलोम 5 बटा 13, कॉस का प्रतिलोम 3 बटा 5, तो साइन का प्रतिलोम 5 बटा 13 प्लस कॉस का प्रतिलोम 3 बटा 5, तो इसे आपको 4 बटा 3 लिखना है और कुछ नहीं करना। बाकी दूसरा वाला तो सेम है, अल्फा जो है वो 4 बटा 3 हो, या बीटा कह दो अल्फा कह दो, बात सेम है। 4 बटा 3 है,
अगर 4/3 है तो यहां कैलकुलेशंस बदलेंगे और कुछ नहीं होगा। देख लो, आंसर आपको 10 के रूप में ही देना है, सबसे बढ़िया बात यह है। और अगर आप यहां कैलकुलेशन करोगे, पहले चेक कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा का जो गुणा है वो कितना है। तो 4 पंजे 20 और 12 36, तो अभी भी 20/36 है, जो कि 1 से छोटा ही है, सूत्र यही लगेगा। तो कितना हो जाएगा यार, यहां 4/3 और यहां गुणा में 4/3, तो 12 का 4 में गुणा 48, 5 का 15 में 5 का 3 में गुणा 15, ये 36 माइनस 20 देख लो, तो यहां से आपको मिलेगा 63/16, आपका फाइनल आंसर। कुछ स्पेशल नहीं, डरने घबराने की जरूरत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल एक ही तरह के सवाल है। मैंने इन तीनों सवालों को एक फ्लो में क्यों कराया, ताकि तीनों एक तरह के सवाल हैं, इनमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर घबराओगे तो घबरा सकते हो, फिर कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। खैर, प्रश्न नंबर 7 तक हमने खत्म कर दिया। प्रश्न नंबर 8, 10 का प्रतिलोम 1/5 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/7 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/3 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/8 बराबर π/4 है, सिद्ध करना है। छोटा सा फॉर्मूला, 10 का प्रतिलोम a प्लस 10 का प्रतिलोम b, है ना। 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y बराबर 10 का प्रतिलोम x प्लस y बटा 1 माइनस XY। और ये कब एप्लीकेबल होता है? जब x और y का जो गुणा है वो 1 से छोटा हो। x और y का जो गुणा है वो 1 से छोटा हो। अगर ऐसा है तो यहां पर आप क्या कीजिए पता है, इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका, मैं यहां पर मतलब दो अलग अलग जोड़ कर रहा हूं। पहला वाला जो जोड़ है वो कुछ इस प्रकार है, 10 का प्रतिलोम 1/5 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/7। इसे निकाल लो, तो इसे निकाला तो कितना आएगा, ये 10 का प्रतिलोम 1/5 प्लस 1/7 भाग देकर 1 माइनस 1/5 गुणा 1/7। ठीक, तो 7 यहां, 5 वहां, 12। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 10 का प्रतिलोम 12/7 पंजे 35, 35 में से 1 गए तो 34, तो 34, 12 से 34 को काट सकते हो, ये मिलेगा 10 का प्रतिलोम 6/17। ये इन दोनों का योग है। उसके अलावा जब मैं दूसरा वाला योग निकालूंगा तो वो क्या है, दूसरा वाला योग अगले दो का लिख दो, 10 का प्रतिलोम 1/3 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/8। और अगर 1/3 1/8 का गुणा करोगे तो भी 1 से छोटा ही आएगा। तो यहां से 10 का प्रतिलोम 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। तो 8 और 3 वहां जुड़ के 11 हुए, बिल्कुल हुए। यहां से मिला 10 का प्रतिलोम 11 और 24 माइनस 1 23, तो ये मिला 11/23। दोनों आपस में नहीं कर सकते, 7 5 12 और 7 पंजे 35 और 1 34, बिल्कुल सही है। तो इसका मान आपने अलग निकाल लिया, इसका मान अलग निकाल लिया, इन दोनों का मान जो निकाला है वो रख दो, 5 7 3 8। तो आपके सामने जो प्रश्न था कुछ इस प्रकार था कि 10 का प्रतिलोम 1/5 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/7 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/3 प्लस 10 का प्रतिलोम 1/8। आपने पहले वाले दो का जो जोड़ निकाला वो ऐसा है, 10 का प्रतिलोम 6/13, 13 नहीं 17। दूसरे वाले में 10 का प्रतिलोम, इन दोनों का जोड़ करने पे क्या आया, 11/23, है ना। अब यहां पर मैं फिर से क्या 10 का प्रतिलोम a प्लस 10 का प्रतिलोम b निकाल दूं, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मुझे x गुणा y चेक करना पड़ेगा कि ये जो गुणा है वो क्या 1 से छोटा है। तो 6/17 गुणा 11/23 का गुणा करके देखो,
अब देखो यार, ये तो 66 होगा, 17 का 23 में गुणा करोगे तो वो तो 100 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 17 का 10 में गुणा 100 से बड़ा होता है। करने की आवश्यकता नहीं है, बस पहचानने की है कि 1 से छोटा है कि नहीं है। बिल्कुल 1 से छोटा अनुपात आएगा। अगर ये अनुपात 1 से छोटा है तो अपन ने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया बिना किसी समस्या के। क्या फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लगा कि ये तो बनेगा 10 का प्रतिलोम, अभी देखना, 6/17 प्लस 11/23 भाग दे दो 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23 से। 6 का 23 में गुणा, 17 का 11 में गुणा, और मतलब ऐसा कुछ आपको जानकारी मिलेगी यहां से। 10 का प्रतिलोम 6 गुणा 23 प्लस 11 गुणा 17 भाग दे दीजिए 17 गुणा 23 माइनस 6 गुणा 11 से। ठीक है, तो 23 का अगर 6 में गुणा किया तो 20 का 6 में गुणा किया और 3 का 6 में गुणा किया तो 138, और 17 का 11 में गुणा किया तो 187, 170 प्लस 17। हाँ, यहां गुणा करने में थोड़ा परेशानी होगी। 17 का 23 में गुणा करो तो 17 का 20 में गुणा करो तो 340, और 17 का 3 में गुणा करो तो 51, 391। तो यह आना चाहिए 391, उसमें से आप 66 को घटा दोगे तो ये कितना मिलेगा? 10 का प्रतिलोम, जोड़ के देखो यार, 8 7 15, ठीक है, 138 प्लस 187, यहां गलती ना हो बस, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 12 की वजह से फिर 325। बिल्कुल, हर में कितना? एक या 91, 391 में से 66 गए तो 91 में से 66 गए। पहले 91 में से 90 या 60, मतलब 90 में से अगर मैं 60 गायब करता हूं तो 30 बचते हैं। अब उसमें एक जोड़ दो तो 31, उसमें से 6 गायब करो तो 25। मतलब ये घटाने के कुछ तरीके हैं जो या तो आप देख लो, समझ लो, या फिर घटा भी दो। और घटाना तो सिंपल सी बात है। 10 का प्रतिलोम 325/325 का मतलब क्या है? 10 का प्रतिलोम 1, और 10 का प्रतिलोम 1 का मान कितना होता है? π/4 होता है। बात खत्म। छोटी सी बात है याद रखने वाली कि 10 का प्रतिलोम 1 कितना होता है? π/4 होता है। मतलब 10 किस कोण पर 1 होता है? π/4 पर। आपको यही लेकर आना था। आंसर आ चुका, बिना कोई समस्या, बिना कोई परेशानी के। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए अगर लिखना भी हो तो। डन है? चलो यार, प्रश्न नंबर 8 भी गया। प्रश्न नंबर 9, ओ सिद्ध करना है कि 10 का प्रतिलोम √x बराबर 1/2 कॉस का प्रतिलोम 1 माइनस x बटा 1 प्लस x का वर्ग। हालांकि ये तो फॉर्मूला है, x 0 से 1 के बीच में है, लेकिन इसे आपको सिद्ध करना है कि ऐसा ऐसा होता है। कैसे करेंगे? तो किस प्रकार से कर सकते हैं इसे, ये आपको बताना है। तो देखो, जब भी ये रूट वाली बातें होती है ना, सबसे पहले रूट हटाने के लिए इसको अपन मान लेते हैं कि ये t का वर्ग है। ऐसा कहने में कोई समस्या है क्या? नहीं है। या फिर ये x को मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए, ये x को मैं कह दूं कि ये tan थीटा का वर्ग है। ऐसा कहने में भी कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं x को कह दूं, सुनना मेरी बात को, माना x बराबर tan थीटा का वर्ग है ना। 0 से 1 के बीच में भी tan थीटा का वर्ग तो tan थीटा ही रहेगा। मतलब इससे कोई समस्या नहीं है, सब जगह परिभाषित है। इससे आपको सिद्ध करना है इतने बड़े भयंकर एक्सप्रेशन को। 1/2 लिखा है, कॉस का प्रतिलोम लिखा है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स यहाँ पर साथ में लिखा है। तो मैंने कहा x बराबर tan का वर्ग थीटा है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे और बताइए, अगर ऐसा है तो tan वर्गमूल x का मतलब कितना होगा? इसका मतलब होगा tan के अंदर, या tan का प्रतिलोम है ना, tan का प्रतिलोम वर्गमूल tan का वर्ग थीटा। और अगर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan का प्रतिलोम वर्गमूल वर्ग को काटेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ tan थीटा।
तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 10 का प्रतिलोम रूट x है वास्तव में ये थीटा के बराबर है। किसके बराबर? थीटा के बराबर। इतना दिखा। चलिए अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं। ठीक है, नई चीज क्या है? कॉस थीटा नाम का एक सूत्र होता है। क्या आपको पता है कॉस थीटा कितना होता है या कॉस 2 थीटा कितना होता है? इसे आपने समीकरण 1 कहा। बहुत सिंपल सवाल है ये। ठीक है, कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है छोटा सा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा, है ना। और इसे आप 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 के रूप में कैसे लिखते हैं बता देता हूं। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला है ये कि इसे 10 के रूप में कैसे लिखा जाए। तो 10 के रूप में ये होता है बेसिकली 1 माइनस 10 का वर्ग थीटा बटा 1 प्लस 10 का वर्ग थीटा। अब 10 का वर्ग थीटा को तो आपने x माना है, तो ये भाई साहब कितने हो गए? x के बराबर। यहां से मिला कि cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है। एक चीज और है, आप सीधा सीधा x बराबर 10 का वर्ग थीटा यहां रखते तो भी बात सेम होती। इतना आया, ठीक है। क्या ये 2 थीटा को लिख सकते हैं? 2 थीटा बराबर कॉस का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं थीटा को लिख सकता हूं? 1 बटा 2 कॉस का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। आपने इसे समीकरण 2 कहा। समीकरण 1 में थीटा बराबर कुछ कुछ लिखा है, समीकरण 2 में भी थीटा बराबर कुछ कुछ लिखा है। तो क्या समीकरण 1 एवं 2 से मैं कह सकता हूं क्या कि थीटा थीटा बराबर है? इसका मतलब 10 का प्रतिलोम वर्गमूल x बराबर 1 बटा 2 कॉस का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। देखो अगले बोर्ड पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इधर ही सब कुछ सॉल्व हो गया। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में एक बेसिक बहुत ही अच्छी चीज है कि बड़ा सवाल भी अगर होगा ना तो कुछ ऐसा रखने से सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सच बात तो ये, मुझे सीधा सीधा x को 10 का वर्ग थीटा यहां रख देता तो ये सीधा सीधा cos 2 थीटा आता, और cos 2 थीटा आता तो ये सब कट पीट के थीटा बचता तो ये इसके बराबर हो जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ, उम्मीद है आपको ये प्रश्न यहां पर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 10, गौर से देखिए इस सवाल को, गौर से देखिए इस सवाल को। क्या इस सवाल में आपको ऐसा दिख रहा है कि ये बड़ा भयंकर है? हाँ है तो सही। क्या ये सवाल आपको ऐसा दिख रहा है कि ये सवाल इतना खतरनाक है कि आपसे नहीं होगा? क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि ये सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपसे नहीं होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये सवाल हो जाए, और अगर नहीं हो तो मैं करने को तैयार हूं, मैं कर ही रहा हूं। वैसे छोटे छोटे कुछ फंडामेंटल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को अगर लेकर चलोगे तो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं आपको। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स नाम के 2 छोटे छोटे सूत्र होते हैं। इन्हें आप या तो याद रख लीजिए, और अगर नहीं रखे तो 2 छोटे सूत्र हैं जिनकी मदद से आप इनको याद रख सकते हैं। एक तो होता है 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस साइन 2 थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग। और यहीं पर आप 1 माइनस साइन थीटा के बारे में बात कर सकते हैं, साइन 2 थीटा के बारे में। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग। इतना ठीक है क्या? इतना ठीक है ना? तो अगर मैं 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा के वर्गमूल के बारे में बात करूं इन्हीं सूत्रों की मदद से कि सर अगर हम इनके वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा? जैसे 1
प्लस साइन 2 थीटा का मैं वर्गमूल निकालूं, तो क्या ये वर्ग मतलब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये वर्ग के ऊपर वर्गमूल चला जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्गमूल। यहां पर वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए आप इसको सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि यहां पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर यह धनात्मक है मतलब ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा धनात्मक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऋणात्मक है तो आपको इसके आगे एक और माइनस का चिन्ह लगाना होगा, मतलब आप जो भी रिजल्ट आएगा उसका मापांक निकालेंगे। अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं यहीं पर इसी फॉर्मूले के हिसाब से, और दूसरे में भी यही करेंगे हम बेसिकली, ठीक है, एक माइनस साइन 2 थीटा में अगर इसके वर्ग का या इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा मापांक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस केस में अगर थीटा की जगह x या 2 थीटा की जगह x होता, अगर यहां पर 2 थीटा की जगह x होता तो थीटा की जगह x बटा 2 हो जाता। ध्यान से देखिए, अगर हर चीज में 2 थीटा की जगह x लिख दोगे तो थीटा की जगह x बटा 2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा, x बटा 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस या 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर है मापांक साइन, या 2 थीटा की जगह x लिखा है ना, तो ये बराबर है साइन x के, तो ये तो x बटा 2 है और ये कॉस x बटा 2 है। अब एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताता हूं, जानकारी क्या वो आपको पता भी है। आपको ये बोला है ना कि x जो है वो 0 और पाई बटा 4 के बीच में है। x कहां से कहां तक? 0 और पाई बटा 4 के बीच में। ध्यान से सुनना, आपका जो x है वो 0 और पाई बटा 4 के बीच में है, तो x बटा 2 कहां से कहां तक होगा, है ना? x कहां से, या x बटा 2 0 से पाई बटा 8 के बीच में होगा। हाँ जी, अगर आधा कर दो ना सब दूर, x बटा 2 0 और पाई बटा 8 के बीच में होगा। अब अगर ये 0 और पाई बटा 8 के बीच में है तो आप यहां से ये बात सोचिए कि जब भी x 0 से पाई बटा 2 के बीच में होता है, पाई बटा 8 तो और छोटा मान है, जब भी x 0 और पाई बटा 2 के बीच में होता है साइन x और कॉस x सदैव धनात्मक होते हैं। मैं इन दोनों के आरेख आपको बताता हूं। मैंने कक्षा 11वीं पढ़ाते समय इस बात को बहुत ध्यान से बताया है। हालांकि 12वीं में भी हमने त्रिकोणमिति फलन में और फलन में भी त्रिकोणमिति फलनों के आरेख के बारे में बातें की है, और ये बोला भी है कि ये काफी काम के हैं। मैं सिर्फ 0 से पाई बटा 2 के बीच का आरेख बनाऊंगा, इससे आगे का नहीं बना रहा। मान लेता हूं इसके आगे का आता ही नहीं है मुझे। ये पाई बटा 2 है, पाई बटा 2 को मैं यहां कहीं मान लेता हूं, तो पाई बटा 2 का आधा पाई बटा 4 और पाई बटा 4 के पहले पाई बटा 8, और ये 0, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो अगर साइन x के बारे में बात करोगे तो साइन x का आरेख ऐसे उठता है और 1 तक जाता है पाई बटा 2 पर, है ना? साइन x का आरेख याद है क्या सब लोगों को? पाई बटा 2 तक ही आरेख ऐसा होता है। ये क्या है? ये साइन x है, लाल लाल। दूसरा, अगर cos x के बारे में बात करें तो cos x का आरेख डाउन होना शुरू होता है, मतलब ये 1 होता है, उसके बाद ये घटते 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 0 हो जाता है। एक समय आता है जब ये घटते 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 0 हो जाता है, तो ये है cos x। पर एक बात आप गौर कीजिए कि चाहे x 0 हो, पाई बटा 8 हो, पाई बटा 4 हो, इस अंतराल में दोनों के दोनों धनात्मक है। इसका मतलब साइन x बटा 2 और cos x बटा 2 धनात्मक है। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं? इस पर तो मैं अभी आऊंगा ही नहीं, अभी तो प्रश्न अपना शुरू ही नहीं हुआ है ना? क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन x बटा 2 पॉजिटिव है, cos x बटा 2 पॉजिटिव है, तो क्या इसकी मदद से लिखा जा सकता है कि साइन x बटा 2
प्लस कॉस एक्स बटा 2 पॉजिटिव है और साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2 पॉजिटिव है, तो मापांक का चिन्ह जब लगाया जाता है तो इसे हटाने के लिए x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, या x से कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो तो a लिख सकते हो। अगर मापांक के अंदर कुछ लिखा है और आपको यह पता है कि वो धनात्मक है तो आप उसे सीधा सीधा बिना मापांक के भी लिख सकते हो। तो ये साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 हो जाएगा, और मेरा कहने का मतलब साफ साफ तौर पे यही है। तो 1 प्लस साइन एक्स का वर्गमूल, यह हो जाएगा साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2। अगर यहीं पर मैं माइनस वाले के बारे में बात करता हूं, यह आपके बहुत काम का रिजल्ट है, अभी पता चलेगा क्यों, है ना। अगर मैं यहीं पर 1 माइनस साइन एक्स के बारे में बात करता हूं तो 1 माइनस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, यहां 2 थीटा की जगह x लिखा, वर्गमूल जैसा का तैसा, तो क्या यह मापांक साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2 हो पाएगा? हो पाएगा। अब हमें यह चेक करना है, साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2 दोनों धनात्मक है, लेकिन दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यह चेक करना पड़ेगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आप गए आरेख पर, ठीक है, अभी आरेख की जरूरत ज्यादा है। आप गए आरेख पर और पाई बटा 8 के बीच में इन दोनों को चेक करने की कोशिश की। पाई बटा 8 के 0 से पाई बटा 8 ये वाला जो अंतराल है, इसमें बड़ा कौन बड़ा? साइन की कॉस। आरेख किसका ऊपर? कॉस का। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स से बड़ा है, या कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स बटा 2 से बड़ा है इस अंतराल में? अपन सिर्फ इस वाले अंतराल में बात कर रहे हैं जब x जो है वो 0 से पाई बटा 4 के बीच में है। अगर cos x साइन x से बड़ा है तो साइन x बटा 2 में से अगर cos x बटा 2 घटाओगे तो वो तो ऋणात्मक ही आएगा ना। साइन x बटा 2 में से cos x बटा 2 घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा। अगर ऋणात्मक आएगा तो मापांक हटाने के लिए आपको इसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जो कि वास्तव में हो जाएगा cos x बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। और यह जानकारी कब से कब तक है? जब ऐसा बोला जाए ना कि मापांक a, तो इसे माइनस a लिखते हैं जब यह पता हो कि अंदर वाली संख्या ऋणात्मक हो। देख लो फटाफट क्या मैं सही हूं। तो अपन ने इसे समीकरण नंबर 2 कह दिया थोड़ी देर के लिए कि ये 1 माइनस साइन एक्स है, इसे मैं समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। काम की चीज है यार, है ना, बहुत जरूरी है ये समीकरण नंबर 2। अब देखना क्या है बेसिकली मुद्दा। प्रश्न में आपको जो दिया है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। अब कोई मतलब नहीं अपने को बाकी चीजों से। अपन अब प्रश्न पर आ जाते हैं। अब आते हैं अपन प्रश्न पर। प्रश्न आपको दिया है कॉट का प्रतिलोम, है ना। कॉट के प्रतिलोम में क्या क्या दिया है उस पर बात करते हैं। एक तो अंश है और एक हर है बड़ा सा। यहां पर दिया है वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स प्लस वर्गमूल 1 माइनस साइन एक्स। सेम चीज यहां पर भी की है, वर्गमूल 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन यहां कर दिया है माइनस। क्या मैं इस बात के बारे में जान सकता हूं? हां जी। अच्छा, इन दोनों को अपन निकाल चुके हैं। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का जो वर्गमूल है, इन्हें हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो अगर मैं इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 में निकाल चुका हूं तो मान रखो ना यार, सीधा सीधा क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि यहां पर ये कॉट का प्रतिलोम, इसे लिखा था हमने साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2। इसे लिखा था cos x बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2।
यहीं पर इसे लिखा था साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2, यहां है माइनस, तो यहां लगाना पड़ेगा एक छोटा ब्रैकेट, क्लियर है क्या? ओके, सो अब x cos x साइन x बटा 2 से साइन x बटा 2 गया, cot x बटा 2, ये बचा 2 cos x बटा 2, ठीक है, cos से cos गया, ठीक है, साइन यहां प्लस है, यहां भी प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बटा 2। अब देख लो 2 से 2 फिर कट गए, cos x बटा 2 साइन x बटा 2 क्या होता है, अगर cos थीटा को साइन थीटा से भाग दे दिया जाए तो कितना होता है, tan थीटा, इतना ही होता है ना। अगर ये tan थीटा होता है तो 2 से 2 कटा, ओ रुको रुको मैंने उल्टा कर दिया, cot थीटा होता है भाई साहब, cot थीटा। तो अगर ये cot थीटा होता है तो ये बचा cot का प्रतिलोम cot x बटा 2, और cot के प्रतिलोम में जब cot x बटा 2 आता है तो जवाब क्या होगा, यहां से जवाब मिलना चाहिए सीधा सीधा x बटा 2, और ये आपका जवाब है फाइनल। देख लो अगर कोई दिक्कत है तो, अगर कोई परेशानी है तो, ये पूरा सवाल सरल था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, सवाल पूरा सरल था, परंतु इसके पीछे जो सवाल में आत्मा थी ना पूरी, वो बड़ी खतरनाक है, और यही आपको ध्यान भी रखनी है ना, ये बड़ी बहुत जरूरी है ध्यान रखना इसको यार। क्लियर है क्या? आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपनी उत्तरमाला से, और ये आपका आरेख था जो जिसकी आपको आवश्यकता थी। डन है? तो यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रश्न की समाप्ति के साथ ही हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। इसे ऐसा बनाना है, संकेत वाले भाई साहब ने बोला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का प्रयोग करो, मतलब जो अभी तक 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के लिए किया, वो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए करना है। तो ये जो सवाल है आप लोगों के सामने, इसमें भी जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमें इस पूरे को सिंपल करना है। ध्यान रहे क्या करना है, सिंपल, ना इससे ज्यादा आपको सोचना है, कुछ नहीं। बेसिकली आप यूं मानिए कि ये सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है ही नहीं। मैं इस सवाल को ऐसे भी बना सकता हूं कि मान लीजिए यहां से इस चीज को हटा दिया जाए कि कुछ समय के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं सवाल में, अब बोला जाए कि इसको सरल कीजिए, इसको भी इसके बराबर सिद्ध नहीं करना। अब बस यही मेन मुद्दा है कि जब x बराबर इतना है तो इसे सरल करना है आप लोगों को, ये सवाल है वास्तव में। बाकी तो ठीक है, बाकी तो उसको आप अलग रूप में बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि आगे जब हम बढ़ेंगे कक्षा 12वीं के अध्यायों में, तो आपको ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है जो मतलब वाकई में बहुत मुश्किल होगा कि इसके आगे हमने समाकलन लगा दिया, देखने में बड़ा भयंकर होता है, और वास्तव में ऐसे समाकलन से डर भी लगता है। तो बेसिकली बात यह है कि आपको यहां पर करना कुछ नहीं है, इसको सरल करना है। बात क्लियर है क्या? अब इसको सरल करने के लिए हम 2 फॉर्मूले की तरफ बात करेंगे। जब हमने 1 माइनस या 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा के बारे में बात की, अभी अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बारे में बात करेंगे। सो इसको हल करने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता है पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। तो क्या कहते हो आप? सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 कहता है कि यदि 1 में cos 2 थीटा का जोड़ कर दिया जाए, किसमें? 1 में, है ना। इस 1 से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं ऐसा लिख देता हूं, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वास्तव में क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है 2 कॉस का वर्ग थीटा, मतलब यह वास्तव में एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बारे में बात करता हूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यह होता है 2 साइन का वर्ग थीटा।
कितना होता है 2 साइन का वर्ग थीटा। अब इन दो सूत्रों की मदद से आप बढ़ेंगे आगे। इस सवाल को हल करने के लिए जिन दो सूत्रों की आवश्यकता है वो यही है, 1 बाय 1। अब इन दोनों सूत्रों से आप ध्यान रखिए, यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि ये जो दोनों सूत्र है 1 बाय 1, इन्हें हम उसमें मतलब वहां पर प्रयोग करने वाले हैं। मान लीजिए x की जगह आपने 1 प्लस cos 2 थीटा रख दिया। आपने x की जगह क्या रखा, जहां आपको ये चीज लिखी है ना, सवाल में बोला है कि ऐसा कर सकते हो, संकेत करके दिया है। अगर ना दिया हो तो भी इस वाले पैटर्न को याद रख लीजिए, आपको क्या रखना होगा, x बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, हाँ 1 माइनस साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं, मतलब x की जगह साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं। सो मैं यदि बात करता हूं 1 प्लस x के बारे में, इसको हम सरल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर cos 2 थीटा रख देते हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, अपन इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, साथ में इसके बारे में बात कर लेते हैं ना, दोनों के बारे में बात हो जाएगी। तो 1 प्लस x बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 cos का वर्ग थीटा। हां जी, और 1 माइनस एक्स के बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में कहोगे 1 माइनस cos 2x या 2 थीटा। इसको लिख सकते हो 2 साइन का वर्ग थीटा। अब इन दोनों के साथ आपको सवाल में बोला है कि मापांक भी या वर्गमूल लगाना है। तो वर्गमूल लगाने के लिए देखो भाई साहब, जैसे ही मैं वर्गमूल पर आया 1 प्लस एक्स का वर्गमूल, जिसका मतलब है cos के वर्ग का वर्गमूल, और अगर cos के वर्ग का वर्गमूल तो 2 का वर्गमूल तो √2, और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा मापांक cos थीटा। क्यों, क्योंकि जब भी वर्गमूल लिया जाता है इस संख्या का, ध्यान देना यहां पर अगर मैं बात करता हूं ना, जब भी ऐसा लिखा जाए ना x के वर्ग का वर्गमूल, हमेशा मापांक x ही लिखना है ना, इसे x नहीं लिखा जाता। 10वीं कक्षा तक लिखा जाता है, 11वीं कक्षा, हालांकि 10वीं तक भी नहीं लिखते, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब बेसिकली अगर आपको यह पढ़ाया गया है तो यह गलत नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यह सही भी नहीं है। इसमें आधी चीज सही है, आधी चीज गलत है। अगर x की जगह कोई ऋणात्मक संख्या होगी तो ये भाई साहब गलत है, अगर x की जगह धनात्मक संख्या है तो ही ये सही है। अगर आपके दिमाग में ये बात घूम रही हो तो मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं। जैसे मान लो आपने ऐसा रट लिया कि अगर किसी संख्या का वर्ग है और उसका वर्गमूल कर दिया गया तो वो x के बराबर है, मतलब उसी संख्या के बराबर है। ठीक है, और वर्गमूल का काम क्या होता है, ये सदैव अऋणात्मक संख्या देता है। जहां ये चिन्ह लगा है ना, इस चिन्ह का काम है कि जो भी निकल कर आएगा वो अऋणात्मक होना चाहिए। अऋणात्मक मतलब इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, मतलब या तो ये धनात्मक हो या 0 हो। अऋणात्मक का मतलब धनात्मक भी नहीं होता, अऋणात्मक का मतलब है वो ऋणात्मक नहीं है, या तो वो धनात्मक है या फिर 0 है। तो मान लीजिए आपने उदाहरण के लिए लिखा ऐसा कि 10 के वर्ग का वर्गमूल 10, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अगर 10 की जगह -10 लिख दिया और -10 के वर्ग का वर्गमूल -10 लिखोगे तो ये गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है वास्तव में, क्योंकि देखो जो x है उसी x को लिखना आपका काम था, जो x है उसी x को लिखना आपका काम था, तो ये तो गलत बात हो गई ना। इसीलिए इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये जो -10 का वर्ग है इसको, इसका जो वर्गमूल है वो मापांक 10 है। मापांक 10, 10 का मापांक 10, इस प्रकार ये बात सही है, क्योंकि 10 का वर्गमूल या -10 का वर्ग, 10 का वर्ग या -10 का वर्ग 100 होता है। 100 का वर्गमूल 10 ही आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा ना। इसीलिए मतलब बेसिकली ये बात काफी काम की है। खैर अपन इस पर बात नहीं करते, ठीक है, अपन किस पर बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं आगे की कहानी में 1 माइनस cos x के बारे में भी बात करेंगे। अभी तो इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। 1 माइनस cos x या 1 माइनस x, अपन 1 माइनस x के बारे में बात कर रहे हैं। ये कितना होगा, 1 माइनस x का वर्गमूल लोगे तो √2, और उसके अलावा साइन के वर्ग का यहां पर कितना, साइन थीटा। ये बात भी क्लियर है। अब ये मापांक कैसे हटाए जाए, है ना, ये एक और जरूरी कंसर्न है। तो देखिए प्रश्न में एक बात बोली है कि x जो है वो -1/√2 से -1 के बीच में है। x क्या है, -1/√2 से 1 के बीच में है। x को आपने क्या माना है, cos 2 थीटा। ध्यान देना मैं यहां पर क्या कहने जा रहा हूं, चूंकि जो x है
वो -1/√2 से -1 के बीच में है, इन दो वैल्यूज के बीच में है ना, ठीक है। अगर मैं x की जगह cos थीटा रखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos 2 थीटा, सिर्फ cos थीटा नहीं रखा है आपने cos 2 थीटा रखा है, ये -1/√2 से -1 के बीच में है। cos 2 थीटा का -1/√2 से मतलब -1 के बीच में होने का मतलब क्या है, हम आरेख बना लेते हैं एक बार cos थीटा का, उससे शायद कुछ क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, cos थीटा का आरेख बना लेते हैं, है ना। और ये बात कही जा रही है कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या से धनात्मक तक है, मतलब ये जीरो, मतलब इसके -1/√2 से 0 तक जाएगा, 0 से फिर 1 तक जाएगा। तो अगर इसका आरेख बनाया जाए, है ना, तो ऐसा कुछ होता है cos x का आरेख, cos x का आरेख तो यही होता है। तो देखो अगर ये 0 है, मतलब बेसिकली ही x का मान 0 है, थोड़ी बड़ी अपन आरेख पर बनाते हैं, यहां शायद क्लियर चीज ना हो पाए। तो अगर मैं बड़े आरेख पर बनाता हूं तो मतलब बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी आरेख बनाने के लिए, तो अपन ने एक रेखा ऐसे खींची और आरेख बनाने चल पड़े। सब लोगों को आरेख बनाना आता है ना, cos x का आरेख? नहीं आता हो तो कमेंट में लिखो कि cos x का आरेख बनाना नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बता दो कि cos x का आरेख बनाना आता है ना। ये cos x का आरेख है वास्तव में। अब मैं बता देता हूं, ये वाला जो बिंदु होता है ना वो π/2 होता है, ये पाई होता है, और π/2 और पाई के बीच में यहां पर कहीं होता है 3π/4, है ना। अब इस 0 पर cos x का मान होता है 1, 0 पर cos x का मान कितना होता है 1, और 3π/4 पर मान होता है -1/√2, कितना, -1/√2। और आपने ये जो आरेख बनाया है ये वास्तव में cos 2 थीटा का है। किसका है? cos थीटा का नहीं है, cos 2 थीटा का आरेख है। cos 2 थीटा का आरेख क्यों है? क्योंकि आपने यहां पर सवाल में जरूर देखा होगा कि cos 2 थीटा जो है वो -1/√2 से -1 के बीच में है। कितना क्लियर है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूं कि 2 थीटा, ये जो कोण है पूरा का पूरा, मतलब आप एक काम करो यार, इसे ना 2 थीटा की जगह मान लो कि ये cos अल्फा का आरेख है, अभी बात क्लियर हो जाएगी। cos अल्फा का आरेख है और cos अल्फा जो है वो -1 या -1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इतनी वैल्यूज ले सकता है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। यही है -1 से -1/√2 तक। इतना ही है ना। तो एक छोटी सी बात मुझे जरूर बताइए कि अगर इस अल्फा की जगह ये अल्फा जो कोण है अगर यहां से लेकर माइनस या 3π/4 से या 0 से लेकर 3π/4 तक होना चाहिए, तो अगर इस अल्फा की जगह मैं 2 थीटा लिख देता हूं, अगर इस अल्फा की जगह मैं 2 थीटा लिख देता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 थीटा भी 0 से लेकर 3π/4 तक होना चाहिए? अगर 2 थीटा 0 से लेकर 3π/4 तक होना चाहिए तो थीटा सब दूर 2 से भाग दे दो, 3π/8 तक होना चाहिए। 3π/8 का मतलब कितना? 3π/4 का मतलब 135, तो 3π/8 का मतलब 135 का आधा, क्या, अच्छा 145, सॉरी 145 का आधा। ये बात क्लियर है क्या? क्या इतनी बात क्लियर है ना? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं फिर से किसी थीटा के लिए बात करता हूं जो 0 से लेके 3π/8 तक है। थीटा कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3π/8 तक। अगर आप चाहे तो 3π/8 को कोण के रूप में बदल सकते हैं, 3 गुणा 180 डिग्री बटा 8, है ना। 180 को 4 से काटा 45, इसको 4 से काटा तो 2, 45 का डबल, 45 का ट्रिपल, सॉरी 135, हाँ यार ये करेक्ट है, 145 नहीं 135। 135 का अपन ने आधा किया तो 65, 135 मतलब 130 का आधा 65 होता है, उसमें और जुड़ा तो ये मिलेगा 67.5। कितना? 67.5।
तो ये जो कोण है, मतलब यूं मानिए कि ये जो थीटा है वो 0 से लेकर 67 डिग्री तक है। अब अगर थीटा 0 से लेकर 67 डिग्री तक है तो एक बात आपको पता होगी कि यदि कोई कोण, मान लो यदि अल्फा एक कोण है जो 0 से लेकर 90 के बीच में है, चाहे वो 0 हो 90 हो, अगर कोई भी कोण 0 से लेकर 90 के बीच में है, बराबर का चिन्ह भी लगा लो चलो, तो उस केस में साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा भी 0 या 0 से बड़ा होगा, कॉस थीटा भी 0 या 0 से बड़ा होगा। उसी केस में अगर अब देखो, अगर 0 से 90 के बीच में है तो इस केस में भी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो क्या मैं लिख दूं कि यहां पर साइन थीटा भी 0 से बड़ा और कॉस थीटा भी 0 से बड़ा। यहां पर साइन थीटा की जगह अल्फा है ना, कोण जो है वो अल्फा के रूप में है। क्या ये बात क्लियर है? मतलब हमने इतना कुछ करने के बाद यह पहचाना कि जो साइन थीटा में यहां लिख रहा हूं वो 0 से बड़ा है, जो कॉस थीटा लिख रहा हूं वो 0 से बड़ा है। और जैसे ही मुझे पता चला कि साइन थीटा और कॉस थीटा 0 से बड़ा है, यह मापांक वाली कहानी हट जाएगी। इस मापांक x को x लिखा जा सकता है अगर आप इस बात को लेकर श्योर हो कि x या तो 0 है या 0 से बड़ा है। और आपने यहां पर एक काम कर भी लिया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? देखो एक बात बता देता हूं आपको ना, आपने कक्षा 10वीं में गणित अच्छा लगा होगा, आपने लिया। कक्षा 11वीं में गणित कक्षा 10वीं जैसा नहीं है। अब आपको गणित को समझना है। कक्षा 10वीं तक आपको बहुत कुछ नहीं था, हालांकि था बहुत, लेकिन उसे आपने बहुत आराम से पढ़ लिया। कक्षा 11वीं का गणित जो है आपको वास्तविक जीवन में लेकर जाता है ना, तो थोड़ा परेशानी होगी लेकिन मजा भी आएगा। तो भाई साहब दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहां वाला जो मापांक है उसे हटाया जा सकता है। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा लिखा जा सकता है। √2 रहेगा, √2 का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो √2 कॉस थीटा लिखा जा सकता है और इसकी जगह √2 साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। मापांक वाले में अगर पॉजिटिव आया तो गया काम, मापांक का कोई मतलब नहीं। आपने अभी तक की मेहनत करते ही, ठीक है, आपने जब x बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रखा तो 1 प्लस एक्स को आपने वहां पर ये एक्सरसाइज कर ली है कि 1 प्लस एक्स के वर्गमूल को आप कॉस √2 कॉस थीटा लिख रहे हैं और 1 माइनस एक्स के वर्गमूल को आप √2 साइन थीटा लिख रहे हैं। और जैसे ही इसे लिखा है ना, तो 1 प्लस √x जो है, मैंने लिखा कि यार 1 प्लस √x, ठीक है, माइनस 1 माइनस √x, अगेन भाग दे दीजिए किससे, 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स से। तो वहां √2 कॉस थीटा, √2 साइन थीटा, डिवाइडेड बाय यहां पर भी √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब आप अंश और हर को √2 कॉस थीटा से भाग, जैसे ही ऐसा कुछ दिखे ना साइन थीटा कॉस थीटा, याद है अपन ने एक सवाल किया है अभी, ए बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, जैसा था ना एक सवाल पहले। तो अगर वही सवाल को ध्यान में रखो, यहां ए और बी की जगह √2 है, पूरे सवाल को √2 कॉस थीटा से भाग दे दो, ठीक है। तो अगर आप इसे √2 कॉस थीटा से भाग दोगे तो √2 कॉस थीटा से √2 कॉस थीटा गया, यहां √2 से √2 गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा। और यहां से गया तो √2 कॉस थीटा का हर में भी भाग देंगे तो ये गया, यहां पर बचा तो 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस टेन थीटा। सेम चीज यहां लिख देना कि अंश एवं हर को √2 कॉस थीटा से भाग देने पर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंग्रेजी में अंश और हर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। खैर, अब ये भाई साहब इतना सरल बन चुके हैं और हमने एक फॉर्मूला भी आपको बता के रखा है बहुत पहले, ठीक है। तो देखो यार, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक में से अगर टेन थीटा गया हो और एक में टेन थीटा जोड़ दिया हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 में
पाई बटा 4 माइनस थीटा। कितना लिख सकते हैं? पाई बटा 4 माइनस थीटा। ये सूत्र है सीधा सीधा। तो ये पूरा किसके बराबर? इसके बराबर। तो इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। तो सवाल समाप्त। अगर मैं 10 के प्रतिलोम में वर्गमूल 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स के बारे में बात करूं और यहां पर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स के बारे में बात करूं, तो ये जो कहानी है वो वास्तव में इक्वल होती है 10 का प्रतिलोम। 10 का प्रतिलोम तो ऐसा, और इसमें यहां पर 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा। अब 10 के प्रतिलोम में अगर 10 अल्फा आता है तो वो अल्फा ही रहता है। बात इतनी अपन ये भी जान चुके हैं, ठीक है। तो बात खत्म। अगर 10 के प्रतिलोम में 10 थीटा है या 10 अल्फा है तो वो अल्फा रहता है ना। और ये कब रहता है वैसे? जब ये अल्फा जो है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में होना चाहिए। खैर प्रश्न में वो अगर चीज दी है तो ये मान के चलो कि वो होता ही है, क्योंकि इतनी अपन डिस्कशन कर चुके हैं तो आई डोंट थिंक इसके बाहर डिस्कशन करने की अभी आवश्यकता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं पाई बटा 4 माइनस थीटा। फाइनली 10 के प्रतिलोम ने 10 को खत्म किया। अगर 10 के प्रतिलोम ने 10 को खत्म किया तो नाउ अभी सोचने की कोशिश करना। वैसे इसको ये सिद्ध कर सकते हो कि ये जो है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में रहता है, क्योंकि हम थीटा को बता चुके हैं कि थीटा जो है वो 0 से 3 पाई बटा 8 के बीच में है। उसमें अगर माइनस पाई बटा या पाई बटा 4 जोड़ भी उसको ऋणात्मक करके पाई बटा 4 जोड़ोगे तो कहानी सेम आएगी। मतलब ये चीज माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में है, ठीक है। इतना आया। अभी एक बात बताइए कि आपने x को cos 2 थीटा रखा था। जवाब ये था, मतलब ये आंसर है फाइनल, लेकिन थीटा आपके प्रश्न में नहीं है। थीटा आपके दिमाग की उपज है, और थीटा अगर आपके दिमाग की उपज है तो उसे सवाल से हटाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि थीटा को हमने अगर x बराबर cos 2 थीटा रखा था तो मैं 2 थीटा को लिख सकता हूं क्या? cos का प्रतिलोम x, और यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 कॉस का प्रतिलोम x। लिख दो यार। आई डोंट थिंक यहां सवाल में कोई परिवर्तन है। इस प्रकार से प्रश्न होता है समाप्त बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको यही सिद्ध करना था, आप चेक कर सकते हैं। अब एक बात बताऊं मैं, मतलब अभी आने वाले समय में आपको एक अध्याय आएगा जिसका नाम है समाकलन और अवकलन। अब आपको ऐसे सवाल में बोल दिया कि चलो इसे यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस अंतराल में अगर समाकलन किया जाए। मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अगर बोले कि इस अंतराल में समाकलन करो तो इतने बड़े फलन का समाकलन करना टफ होता है। आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उसको कक्षा 11वीं में पढ़ाया जाता है आपको, पर इसका सरल होता है उसके कंपैरिजन में। तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम सवालों को कन्वर्ट करना सीखें। ये आने वाले समय के लिए काफ़ी उपयोगी, वरना बाद में रोते रहोगे कि समाकलन हमें कठिन पड़ा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 सिद्ध कीजिए कि 9 पाई बटा 8 माइनस 9/4 साइन का प्रतिलोम 1/3, 9/4 साइन का प्रतिलोम 2√3/3। देखो दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना? लग रहा है? ठीक है, अभी सरल करते हैं। ओके, आपको इसको सरल करके साइन के प्रतिलोम में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। 9/4 साइन का प्रतिलोम 1/3। आप क्या कीजिए, आप सब दूर से 9/4 को बाहर निकालिए। अगर आपने सब दूर से 9/4 को बाहर निकाला, आपने यहां और यहां से 9/4 को बाहर निकाला। जैसे ही मैंने 9/4 को बाहर निकाला, मुझे मिला यहां पर तो पाई बटा 2। देख लो, 9 यहां से गया तो कुछ नहीं, सिर्फ पाई, 8 में से 4 चले गए तो 2। यहां 9/4 था तो यहां पर बचा साइन का प्रतिलोम 1/3।
क्या बोलते हो, इतना ही है? अच्छा, एक छोटा सा अपन ने सूत्र भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सूत्र ऐसा था कि यदि मैं साइन का प्रतिलोम लिखता हूं, ठीक है, सूत्र यही लिख देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा। सूत्र ऐसा था कि कॉस का प्रतिलोम x प्लस साइन का प्रतिलोम x बराबर π/2 होता है। तो अगर ये साइन के प्रतिलोम को वहां पहुंचा दिया जाए उस साइड, तो π/2 माइनस साइन का प्रतिलोम तो कॉस का प्रतिलोम हो जाएगा। मतलब ये π/2 माइनस साइन का जो प्रतिलोम है उसे लिखा जा सकता है 9/4 की, तो कोई गलती नहीं है, ये मिलता है कॉस का प्रतिलोम 1/3 हो चुका। 9/4 यहां है, लेकिन यहां सवाल में साइन के प्रतिलोम की जगह कॉस का प्रतिलोम है। अब क्या करें? तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, ये कॉस को साइन में बदलना है। अब मुझे कॉस को साइन में बदलने की कहानी जो है वो आपको फिर से बतानी पड़ेगी। जितने सवाल अपन करके आए हैं उनमें सब में भी हमने यही किया है। तो माना, क्या माना कि थीटा बराबर कॉस का प्रतिलोम 1/3 है। ये मानते हैं ना, थीटा बराबर कॉस का प्रतिलोम 1/3। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि कॉस थीटा बराबर 1/3 है, तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं जो कि समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें मैं थीटा कोण लिखता हूं तो थीटा के सामने की भुजा को P लिखा जाता है, इसे B और इसे H लिखा जाता है, और कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है। मतलब साफ बात है, B बराबर 1 और H बराबर 3 होना चाहिए। B बराबर 1 और H बराबर 3। अब इस त्रिभुज की मदद से, वैसे पता है इस त्रिभुज के बिना भी आप थीटा से, कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा 1 होता है ना, वहां से भी, खैर कोई बात नहीं। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो वो क्या कहती है कि h का जो वर्ग होता है वो p का वर्ग प्लस b का वर्ग होता है। h का मतलब 3 का वर्ग, p का वर्ग नहीं पता, लेकिन b का वर्ग तो 1 का वर्ग है। तो 9 बराबर p का वर्ग प्लस 1 या p का वर्ग बराबर 8। अगर p का वर्ग बराबर 8 है तो p का मान साफ साफ तौर पर p बराबर 2√2 होगा। और जैसे ही p बराबर 2√2 होगा, आप यहां पर फिर से साइन या साइन थीटा निकाल सकते हैं। आपको निकालना साइन थीटा ही है। तो आपने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा कितना? साइन थीटा P/H। तो साइन थीटा यहां से P का मान तो 2√2 अपन ने अभी निकाला बटा 3। हमें साइन थीटा से मतलब थोड़ी, हमको थीटा से मतलब है। हमने कॉस थीटा को कॉस का प्रतिलोम रखा है, तो थीटा को मैं साइन के रूप में ऐसा भी लिख सकता हूं। तो यहां से ये 9/4 को फाइनली कैन वी राइट, कॉस का प्रतिलोम, कॉस के प्रतिलोम की जगह साइन का प्रतिलोम 2√2/3। अब यहां अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देख लो अगर कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है यार, सवाल की मूल आत्मा जो है वो 3 लाइन की है, 1 2 3। उसके पीछे की जो मेहनत है वो कक्षा 10वीं की मेहनत है। ये तो आप करते आ रहे हैं ना कक्षा 10वीं में। कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली में यही सब पूछा था कि साइन थीटा ऐसा है तो कॉस थीटा कैसा होगा, टेन थीटा कैसा होगा, याद है ना? तो ये तो आप कक्षा 10 से कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। दो एक छोटा सूत्र लगा है, बाकी सवाल खत्म। दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा था। क्लियर? बढ़े आगे। चलो यार, प्रश्न नंबर 12 समाप्त है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना। देखो समीकरण हल करने पे आ गए ये लोग। मतलब अभी हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में समीकरण हल करेंगे कि x का ऐसा कौन सा मान है जो इस समीकरण में रखा जाए तो LHS बराबर RHS आ जाए। इस बात को बड़े गौर से ध्यान रखना कि x का ऐसा कौन सा मान है जो यहां रखा जाए तो समीकरण बराबर आ जाए। पहली बात तो कैसे करेंगे सॉल्व यार? कुछ नहीं, हम सबसे पहले सवाल को देखते हैं। देखो मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी रिदम, मतलब एक प्रोसेस जो है
वो फॉलो करनी होती है। उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा प्रोसेस क्या है, लेकिन पहले सवाल को बड़ी आसानी से देख लो। मैं आपको छोटे छोटे सूत्र बताता हूं जिनकी आवश्यकता यहां पर रहेगी, और इस सवाल को देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि ये बाहर 2 tan क्या कर रहा है, tan के आगे 2, एक cos के या tan के अंदर 2 है, इससे tan के प्रतिलोम में 2 है, फर्क नहीं, tan के बाहर में अगर 2 है तो दिक्कत है। ये जो 2 है ना, ये परेशानी प्रतिलोम में बाहर करता है और त्रिकोणमितीय फलन में अंदर करता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं कुछ छोटे छोटे सूत्रों के बारे में आपसे बात करता हूं, ठीक है। वो दोनों सूत्र जिनके बारे में बात करता हूं वो देखो, एक तो ये था कि 2 tan का प्रतिलोम x, जिसे आप लिखते थे tan का प्रतिलोम 2x 1 माइनस x का वर्ग, यही लिखते थे। और यहीं पर अगर दूसरा सूत्र में यहां लगाता कि tan 2 थीटा, देखो ये 2 अभी अगर थीटा के अंदर में आया, अगर त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम तो है नहीं अब, तो अगर ये त्रिकोणमितीय है तो ये बनता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan का वर्ग थीटा। ये दोनों सूत्र लगभग एक जैसे हैं, देख लो। तो गणित को याद रखने के लिए कुछ छोटी छोटी स्टेप है जो आपको, मतलब गणित को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी स्टेप है जो फॉलो करनी होती है। स्टेप ये है कि आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए, भगवान ना करे आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और वहां पर आपने डॉक्टर को बताया कि मेरी ये समस्या है। डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी समस्या को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद आपकी समस्या को सुनने के बाद उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को लगाकर आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहले गणित का भी कार्यक्रम वैसे ही, सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है, हम सवाल को बड़े गौर से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपना ज्ञान लगाएंगे, डायरेक्टली ज्ञान नहीं लगाना। तो सवाल को गौर से देखा कि बाहर 2 है, तो अगर जैसे ही बाहर 2 है तो मैंने कहा कि ये जो 2 है ना, 2 tan का वर्ग थीटा है, मैं इसे सरल करता हूं ये वाले सूत्र से। तो यहां पर थीटा की जगह तो cos अल्फा या cos x है, तो क्या इसे लिखा जा सकता है कि tan का प्रतिलोम, सुनना, 2 cos x बटा 1 माइनस cos का वर्ग x बराबर tan का प्रतिलोम 2 cos कोसेक x। क्या इतना कहना काफी है? इतना और इतना आपस में कट गए। ये दूसरे वाले सूत्र की आवश्यकता नहीं है यहां पर, लेकिन मैंने कंफ्यूजन जो हो रहा है ना उसको हटाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। ओके, सो अगर ये दोनों बराबर है तो tan का प्रतिलोम एक दूसरे को खा जाएगा। स्टेप क्या आएगी, यहां पर बचेगा कि 2 cos x बटा 1 माइनस cos का वर्ग x बराबर 2 कोसेक x। अब इस दूसरे सूत्र को हटाकर अपन नया सूत्र लिखते हैं जिसकी आवश्यकता सवाल में है। आपको पता है किसी भी प्रश्न में साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x सदैव 1 होता है। यह कब, जब x एक वास्तविक संख्या होती है ना। तो यहां पर हमें वास्तविक संख्याओं पर बात कर रहे हैं, तो cos के वर्ग को 1 माइनस या 1 माइनस cos के वर्ग को साइन का वर्ग x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 से 2 कट भी जाएगा, तो यहां पर प्रश्न में आपके सामने बचेगा cos x साइन का वर्ग x बराबर कोसेक x। देख लो, इतना दिखा, अगर जैसे ही इतना दिखा तो फिर आप cos x और साइन के वर्ग को वहां भेज सकते हैं, बिल्कुल भेजा। ओ, ये प्रश्न खत्म हो चुका है। मैंने जैसे इसे लिखा कि cos वर्ग को तो यही रहने दूं, cos x को, और साइन के वर्ग को इस साइड भेज दिया जाए, ठीक है। और सर एक छोटी सी बात आपको बहुत पहले से पता है कि कोसेक x क्या होता है। cos x बराबर साइन का वर्ग x गुणा 1 बटा साइन x, है ना। ये तो याद होगा आप लोगों को यार कि कोसेक x जो होता है उसे हम 1 बटा साइन x लिखते हैं त्रिकोणमिति में। साइन किसे, साइन कटा, क्या बचा, यहां पर तो cos x और यहां पर sin x। अब जैसे ही यहां cos x और sin x बचा, आपने ये cos x को sin x से भाग दे दिया, आपको मिला tan x बराबर 1। tan x बराबर 1, ध्यान से सुनो, आपने यहां पर क्या लिखा, आपने sin x बटा cos x को tan लिख दिया है। अच्छा ठीक है,
10x 1 कब होता है? पाई बटा 4 पर। 10 कहां पर 1 होता है? पाई बटा 4 पर। अगर आपने x बराबर पाई बटा 4 रखा, जैसे ही आपने रखा कि x बराबर पाई बटा 4 रख दूं, तो क्या यह समाधान सही है? पहले यह चेक कर लिया जाए। 10x बराबर 1 मतलब x बराबर पाई बटा 4। x बराबर पाई बटा 4 यहां रख के देख लेना क्या वो सही आ रहा है कि मतलब ये जो चीज है वो परिभाषित हो रही कि नहीं हो रही है। हालांकि सवाल है तो परिभाषित तो है, इसमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन परिभाषित होनी चाहिए। अगर परिभाषित नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम सवाल में हो सकती है। क्लियर है क्या? हमने इन दोनों साइड x बराबर पाई बटा 4 रखकर देखना है प्रश्न में। ध्यान रखना इस बात का। कितना? x बराबर पाई बटा 4। ठीक है क्या? अगर x बराबर पाई बटा 4 रख के देखें यहां पर और यहां पर, तो ये संतुष्ट करता है ना? आप चाहो तो रख के देख सकते हो कि चलो x बराबर पाई बटा 4 रखा, तो x बराबर पाई बटा 4 जैसे हमारे पास जो दो फलन है, हमने ये इक्वेशन लिखी है ना बीच में, कि जो सवाल है वो वास्तव में ऐसा है, 2 cos x बटा 1 माइनस कॉस का वर्ग x, और ये बराबर होना चाहिए 10 का प्रतिलोम 2 कोसेक x के बारे में। अब मेरी बात सुनना छोटी सी, जब हम 10 के प्रतिलोम को परिभाषित करते हैं तो 10 के प्रतिलोम x अगर लिखा जाए तो x का मान कुछ भी हो चलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर x बराबर पाई बटा 4 रखोगे तो यहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा। वास्तविक संख्या है मतलब x बराबर पाई बटा 4 सही जवाब है। यही आपका आंसर है। मतलब बेसिकली जब हम ऐसे फलनों के बारे में बात करते हैं जिनका प्रांत परेशान करता है, तो जवाब या सवालों को हल करने के बाद उस x को देखना पड़ता है कि उसके प्रांत में वो चीज है कि नहीं है। जरूर मतलब बेसिकली एक छोटा सा, जब आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। खैर, प्रश्न होता है समाप्त। अगला सवाल 10 का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 10 का प्रतिलोम x, जहां x एक धनात्मक संख्या है। देखिए x एक धनात्मक संख्या है, आप x को क्या क्या रख सकते हैं। आपके सामने मैं 3 विकल्प देता हूं, आपको बताना है कि x को a, b या c इसमें से क्या रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए x बराबर में साइन थीटा रख देता हूं। मान लीजिए x का मान मैंने साइन थीटा रख दिया। इस सवाल को मैं बहुविकल्पी प्रश्न में पहले बनाता हूं कि x का मान मैं साइन थीटा रख सकता हूं क्या। बी वाला प्रश्न है कि क्या मैं x का मान टेन थीटा रख सकता हूं क्या। सी वाला प्रश्न है कि क्या मैं x का मान कोसेक थीटा रख सकता हूं, है ना। जो जानकारी साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा के लिए, वही कॉस, सेक और कॉट के लिए भी होगी। इन तीनों में से आपको कमेंट करना है कि x की जगह क्या रख सकते हैं। तो जैसे x में ये बोला है कि x 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है ना। तो अगर x 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है तो साइन थीटा के बारे में यह कहा जाता है कि यह -1 और 1 के बीच में रहता है। तो अगर यहां तो x का मान कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए आप x का मान 0.5 रख सकते हैं, x का मान आप 2 रख सकते हैं। 0.5 तो इस अंतराल में आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, तो x बराबर 2, तो अगर साइन थीटा x का मान रखता हूं तो x बराबर 2 तो आ ही नहीं पाएगा, फिर मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक है। अगर मैं कोसेक थीटा के बारे में बात करूं तो कोसेक थीटा बोलता है कि देखो माइनस अनंत से लेके -1, लेकिन x ने बोला कि मैं तो धनात्मक हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, इसका एक और सॉल्यूशन है कि 1 से लेके अनंत तक कोई भी मान आ जाए। मतलब कोसेक थीटा से जो मान मिलेगा वो 1 से लेके अनंत है। तो अगर आपने x बराबर कोसेक थीटा लिया तो x बराबर 0.5 तो इसमें आया ही नहीं, क्योंकि आप तो 1 से आगे बढ़ रहे हैं, 0.5 तो इसमें आया नहीं, मतलब ये भी नहीं है। टेन थीटा का मान कुछ भी रख सकते हो, मतलब 0 रख सकते हो, 0 से बड़ा जितना बड़ा संख्या रखना है रख दो। तो फाइनली यहां पर मैं इतना सोच दूं कि अगर x 0 से बड़ा दिया है तो मैं x को सीधा सीधा टेन थीटा रख देता हूं। ठीक है, माना x बराबर टेन थीटा। अगर x बराबर टेन थीटा है तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, आप इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा। और अपन ने एक छोटा सा सूत्र पढ़ा है, उस सूत्र को मैं फिर से यहां लिख देता हूं। सूत्र क्या है? सूत्र होता है 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा।
टेन पाई बटा 4 मतलब थीटा मतलब 1 माइनस टेन थीटा, और यहीं पर 1 प्लस टेन थीटा। ये दो चीजें तो होती है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा के बराबर है। और अगर ये 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा के बराबर है तो आपका सवाल हो चुका है सॉल्व। देखो कैसे, प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है 10 का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 10 का प्रतिलोम x, जहां x 0 से बड़ी एक संख्या है। अब जैसे ही पता चला कि x 0 से बड़ी संख्या है, मैंने x बराबर x को tan थीटा रखा और इस चीज को 10 पाई बटा 4 प्लस थीटा रखा। जैसे ही इसे रखा तो मुझे यहां से मिलता है 10 का प्रतिलोम 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा, और यह हो चुका 1 बटा 2 10 का प्रतिलोम 10 थीटा। और आपको पता ही है कि 10 के प्रतिलोम में जो भी लिखा जाता है ना, 10 के प्रतिलोम में जो भी लिखा जाता है वो समाप्त हो जाता है। 10 के प्रतिलोम में अगर 10 थीटा लिखा हो तो ये वास्तव में थीटा बन जाता है। तो अगर ये ऐसा बन जाता है तो क्या मैं इसे लिख दूं कि ये तो मिला पाई बटा 4 माइनस थीटा यहां से, और यहां पर मिला 1 बटा 2 थीटा, इस पूरे की जगह थीटा 1 बटा 2 सामने था, अब इस 1 बटा 2 को थीटा को वहां पहुंचा दो यार, तो पाई बटा 4 बराबर थीटा प्लस थीटा बटा 2, जिसका मतलब है पाई बटा 4 बराबर 3 थीटा बटा 2। अब 2 को यहां पहुंचाओ, 3 को यहां पहुंचाओ, 2 से 2 कट गए, 2 से ये कट गए ना, 3 नीचे पहुंच गया, तो पाई बटा 6 बराबर थीटा। मतलब थीटा का मान आप पाई बटा 6 रख सकते हैं। थीटा का मान क्या रख सकते हैं, पाई बटा 6। पर आपको थीटा नहीं पूछा, आपसे एक्स पूछा है। तो एक्स कितना, चूंकि एक्स बराबर 10 थीटा है, इसीलिए एक्स बराबर 10 पाई बटा 6, और पाई बटा 6 का मतलब कितना, 1 बटा रूट 3। तो एक्स बराबर 1 बटा रूट 3। फाइनल आंसर यार। तो मतलब देख लो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो सवाल है ना, वो त्रिकोणमिति की मदद से ही सॉल्व होंगे। एक चीज को आप बार बार नोट करके रख लीजिए, त्रिकोणमिति से ही सॉल्व होंगे ये सवाल, बिना त्रिकोणमिति से आप इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। खैर, प्रश्न यहां पर 14 समाप्त है। और ये भयंकर, मतलब इसके पहले के आप जो सवाल देख रहे हो कक्षा 11वीं के चैप्टर के जो सवाल हैं, जहां विविध प्रश्नावली के सवाल बड़े लंबे लंबे होते थे, ये सिंपल है सब कुछ। अगर आपने सही समय पर एक्स का मान कुछ सही सही चीज रख दी तो ओके। ये सवाल है कि प्रश्न ऐसा कुछ आपके सामने है कि यदि साइन का प्रतिलोम या साइन 10 का प्रतिलोम x, जहां मापांक x 1 से छोटा है, तो कुछ भी हो मापांक या 10 का प्रतिलोम x का आप क्या कर सकते हैं। तो देखो यार, सीधी सीधी बात है, आपसे इसका सीधा सिंपल सा मान पूछा है x के रूप में। यहां पर साइन की जगह 10 का प्रतिलोम दिया है। अगर ये 10 के प्रतिलोम की जगह यहां साइन होता तो साइन का प्रतिलोम साइन थीटा हो जाता। अगर ऐसा होता कि साइन का प्रतिलोम साइन एक्स, तो ये एक्स हो जाता, लेकिन यहां एक्स की जगह क्या है, टेन थीटा है। विकल्प के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। ओह वेट, ऐसा कुछ ठीक। तो अगर ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या माना कि 10 का प्रतिलोम एक्स जो है उसे थीटा बोल देता हूं मैं, मान लिया जाए। और जैसे इसे माना, मुझे x बराबर 10 थीटा मिलता है। अगर x बराबर 10 थीटा मिलता है तो मैंने यहां से एक त्रिभुज बनाया। 10 थीटा का मतलब क्या होता है, 10 थीटा का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x बटा 1, और यह वास्तव में होता है p बटा b, जहां ये p ये b, और आपको चाहिए h के बारे में जानकारी। h कैसे निकलेगा, p का वर्ग प्लस b का वर्ग, ठीक है। p पता नहीं, मतलब p के बारे में तो जानकारी है कि ये x है, तो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो h का मान आया वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1।
तो h कितना, वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1। और जैसे ही आपको पता चला कि h x का वर्ग प्लस 1 का वर्गमूल है, आपने इस केस में tan थीटा से sin थीटा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, sin थीटा। और अगर sin थीटा निकाला तो sin थीटा का मतलब p बटा h होता है, बिल्कुल। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 1 बटा x का वर्ग प्लस 1। तो ये जो tan का प्रतिलोम x था, जो थीटा था, इस थीटा को आप sin का प्रतिलोम भी लिख सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको पता चलता है कि sin के अंदर अगर sin का प्रतिलोम वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1 है, तो ये वास्तव में 1 बटा वर्गमूल x का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 डन। सेम प्रोसेस, बाकी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 16, ठीक है, ये कुछ दिया है कि साइन का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन का प्रतिलोम x बराबर पाई बटा 2 हो तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। देखो, आपसे x का वो मान पूछा है जिसके लिए चीज बराबर, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, एक छोटा सा काम कर लेते हैं अपन। जो 4 विकल्प दिए हैं उन्हें रख के देख लेते हैं। ऐसा क्यों, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। साइन का प्रतिलोम x, साइन के प्रतिलोम x का जो मान आएगा वो सदैव माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य ही आएगा। मतलब इसमें से ये जो साइन का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पाई बटा 2 है। ये पाई बटा 2 से ज्यादा नहीं दे सकता। उसमें से आप क्या घटाओ कि आपको पाई बटा 2 मिले। तो जब आपको पता है कि ये भाई साहब की मैक्सिमम कैपेसिटी पाई बटा 2 है, मतलब ये खूब से खूब पाई बटा 2 दे सकते हैं, उसमें से अगर 0 घटा दिया जाएगा तभी पाई बटा 2 मिल सकता है। तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। हां जी, 2 साइन का प्रतिलोम x 0 होना चाहिए, और ये होता है x बराबर 0 पर, है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब साफ है x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, तो बाकी 2 ऑप्शन तो हट गए। अब पहले ऑप्शन में x बराबर 1 बटा 2 भी है, तो अपन x बराबर 1 बटा 2 को भी चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 2 साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2 कितना आता है, 1 माइनस 1 बटा 2 1 बटा 2, तो साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2 माइनस 2 साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2, ये हो जाएगा माइनस साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2, और साइन का प्रतिलोम 1 बटा 2 या साइन पाई बटा 6 1 बटा 2 होता है, तो यह आ जाएगा माइनस पाई बटा 6, और माइनस पाई बटा 6 तो अपने को लाना ही नहीं है, पाई बटा 2 के बराबर लाना है, मतलब 1 बटा 2 आंसर नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर 3 यहां पर सही है इस प्रश्न के हिसाब से। डन है। चलो, कुछ सवालों को, मतलब बहुविकल्पी सवालों को ऐसे भी उड़ाया जा सकता है। ओके, प्रश्न है कि tan का प्रतिलोम x बटा y माइनस tan का प्रतिलोम x माइनस y, x प्लस y का मान कितना है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां पर इसे लिखते हैं tan का प्रतिलोम x बटा y, और ऊपर जो लिखा है ना tan का प्रतिलोम x प्लस y, यहां से y को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब x की जगह x माइनस वाई माइनस 1, और यहां x माइनस वाई प्लस 1 लिख देता हूं, इतना कर देता हूं मैं, ठीक है। और x बटा वाई जो है इसे मैं थीटा या tan थीटा मान लेता हूं। तो प्रश्न में tan का प्रतिलोम तो tan थीटा है, माइनस tan का प्रतिलोम tan थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस 1, ठीक। और एक और नया सूत्र है, सूत्र मतलब ऐसे बहुत सारे अपने पास सूत्रों का पिटारा है,
ये होता है tan थीटा माइनस पाई बटा 4। अब tan के प्रतिलोम में अगर थीटा है, ठीक है, तो देखो ये तो अपने को सूत्र पता है यार कि tan के प्रतिलोम में tan थीटा थीटा हो जाता है, तो ये तो चीज थीटा हो गई, माइनस tan के प्रतिलोम में tan थीटा माइनस पाई बटा 4, ऐसा कुछ है। तो tan के प्रतिलोम में tan फिर थीटा, वही वाली बात जो यहां लिखा है वही का वही लिख दो। तो यहां पर बचेगा थीटा माइनस पाई बटा 4, तो यहां से बचेगा थीटा माइनस थीटा प्लस पाई बटा 4। भाई साहब पाई बटा 4 से पाई बटा 4 मतलब थीटा से थीटा गए, बचा क्या, पाई बटा 4, ऑप्शन नंबर 3। तो प्रश्न ये भी समाप्त होता हुआ। खैर प्रश्न अगर यहां पर समाप्त होता मतलब इसका मान सीधा सीधा पाई बटा 4 है, आप x और y का मान जो रखना है वो रखिए। खैर प्रश्न यहां पर समाप्त। बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के साथ इस अध्याय की समाप्ति पर। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखना चाहें तो आप बड़ी आसानी से वहां पर देख सकते हैं। आप इसे YouTube पर देख ही रहे हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या होगा, गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com, वहां पर जाते ही आपको CBSE हिंदी माध्यम दिखेगा। जैसे ही आपको CBSE हिंदी माध्यम दिखा, आपने उस पर क्लिक किया और उसमें अपनी कक्षा का चयन किया, जो भी आपकी कक्षा हो। 7वीं से 12वीं हम सब कुछ फ्री पढ़ाते हैं। आपने जिस भी कक्षा को सिलेक्ट करना है, 12वीं को सिलेक्ट करना है, 12वीं को सिलेक्ट किया। जैसे ही 12वीं को सिलेक्ट किया, उसमें गणित विषय दिखा, गणित पे सिलेक्ट किया। जितने भी चैप्टर है ना, उन चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर पे क्लिक किया। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जिस वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। और अगर वीडियो चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि आपके राज्य की सारी किताबें, सब कुछ आपको पूरी तरह से फ्री में पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। बाकी आप अब इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।